चलिए एफोरिज्म 71। As it is now no longer a matter of doubt that the diseases of mankind consist merely of groups of certain symptoms. बोले अभी हमारे दिमाग में इस चीज के बारे में कोई डाउट नहीं रही, कोई शंका नहीं रही कि जिनको भी हम मैनकाइंड में बीमारियों का नाम देते हैं, जिसको भी हम बीमारी बोलते हैं, वो क्या है? बेसिकली ग्रुप ऑफ सिम्टम। कोराइजा है तो वहां पे ग्रुप ऑफ सिम्टम है, क्या है? इचिंग ऑफ नोज है, थोड़ा म्यूकस निकल रहा है, थोड़ी इरिटेशन है, मेंटली भी थोड़ी सी पेशेंट को इरिटेशन है, ठीक है। शैटिका है, एक नाम दिया हुआ है हमने बीमारी का, लेकिन एक ग्रुप ऑफ सिम्टम है। सिम्टम क्या है? एक पेन है जो कि रेडिएट हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर, ठीक है। इट इज अ न्यूरल्जिक पेन। उसमें कोई ना कोई साथ में सेंसेशन भी हो सकती है, कोई बर्निंग की सेंसेशन या कोई और तरह की पेनफुल स्टिचिंग सेंसेशन, ठीक है, which might or might not have some kind of aggravations or ameliorations। एक ग्रुप ऑफ सिम्टम है, कोई भी ग्रुप ऑफ सिम्टम आता है उसको हम एक बीमारी का नाम दे देते हैं, ठीक है। एंड मे बी एनिहिलेटेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हेल्थ बाय मेडिसिनल सब्सटेंस, और इनको एनिहिलेट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है और हेल्थ में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, बट ओनली बाय सच, लेकिन उन्हीं मेडिसिन से as are capable of artificially producing similar morbid symptoms, जो के artificially similar morbid symptom प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखती है, ठीक है। कल मैडम अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे थे, यूएसए में कोई पुराने स्कूल की फ्रेंड है, तो उनको बता रहे थे कि होम्योपैथी कैसे काम करती है, यही कि जो सिमिलर सिम्टम है उनको दूर करती है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द सिमिलर सिम्टम। उनने हार्डली 5-7 मिनट समझाया और उसको समझ में आ गई। शी डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट होम्योपैथी, शी डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट मेडिकल फील्ड। ये बड़ी, आप पेशेंट को भी समझाओगे ये बात, किसी भी पेशेंट को आराम से बैठ के समझाओगे, उनको ये चीज बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। क्यों समझ में आ जाती है? क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे एक मोस्टली पेशेंट को दिखाया आपके ना शरीर में। अभी एक आज पेशेंट है तो मेरे को कॉन्स्टिपेशन है, बेसिकली ही सफरिंग फ्रॉम पोर्टल कंजेशन। पोर्टल कंजेशन का केस है, तो उसके जो सिम्टम्स हैं उनको थोड़ी सी हैवीनेस रहती है ना, तो फ्लैचुलेंस रहती है और कॉन्स्टिपेशन एक बना रहता है उनको। तो सिखाया हुआ है कि कुछ कमी है आपके अंदर, आप में ना कुछ कम हुआ है, देयर इज समथिंग व्हिच इज बेसिकली डेफिशिएंट इन यू। तो पेशेंट बेचारा खाने में ही ढूंढता रहता है, मैं क्या खाऊं जो मेरे में नहीं है, या क्या बंद करूं जो मेरे अंदर आ रहा है, ठीक है, इसी में घूमता रहता है। लेकिन मेंटली ही इज नॉट सेटिस्फाइड बाय दोज आंसर, बट क्योंकि वो सच्चाई नहीं है उसके सामने, तो ही हैज टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स। आप किसी पेशेंट को ये बैठ के समझाओगे कि ये ऐसे ऐसे करके इसमें ठीक हो जाए, कि ये दवाइयां इसलिए ठीक करती हैं क्योंकि दे आर कैपेबल ऑफ आर्टिफिशियली प्रोड्यूसिंग सिमिलर मॉर्बिड सिम्टम्स, ठीक है ना। आप लेकिन आप समझाना है उसको प्रॉपरली, उनको वो चीज समझ में आ जाती है, क्योंकि ये चीज उन्होंने देखी हुई है आसपास, उनके रोज की जिंदगी के आप कुछ एग्जाम्पल देके उनको बताओगे, ठीक है ना, तो उनको वो भी समझ में आ जाती है। एंड सच इज द प्रोसेस इन ऑल जेन्युइन क्योर, जितने भी जेन्युइन क्योर है, ठीक है ना, अभी वर्ड है जेन्युइन, ठीक है ना, असली में, रियलिटी में असली क्योर, मैंने ये नहीं भी कोई चीज की सप्रेशन की और उसका क्योर का नाम दे दिया, देखा जी उसको छींके आती थी वो चली गई, अभी उसको अस्थमा है, वो नहीं बताना कि अस्थमा हो गया। दिस इज नॉट अ जेन्युइन क्योर, ठीक है ना। एंड सच इज द प्रोसेस इन ऑल जेन्युइन क्योर्स, हेंस द ऑपरेशन ऑफ क्योरिंग इज कंप्राइज्ड इन द 3 फॉलोइंग पॉइंट्स। तो अभी क्या है, जो ऑपरेशन ऑफ क्योरिंग है, हमने क्योर करना कैसे है, अभी तक हमने उसका थ्योरेटिकल पार्ट समझा कि डिजीज क्या है, सिम्टम्स क्या है, ठीक है ना, लॉ ऑफ नेचर क्या है, अपने डिफरेंट काइंड ऑफ पैथीज कैसे कैसे एक्ट करती हैं, प्राइमरी एक्शन क्या है, सेकेंडरी एक्शन क्या है, वाइटल फोर्स क्या है, सब हम समझ के आए हैं। अब इस सारी नॉलेज को, ये जो 70 एफोरिज्म की नॉलेज है, ठीक है ना, इसको हमने क्योर करने के लिए कैसे यूज करना है। हेंस द ऑपरेशन ऑफ क्योर इज कंप्राइज्ड इन 3 फॉलोइंग पॉइंट। ये जो 3 पॉइंट हैं इनको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट क्या है,
How is the physician to ascertain what is necessary to be known in order to cure the disease? एक बार फिर से, how is the physician to ascertain? Physician, how to find out for certain, ठीक है ना? Physician ये चीज कैसे certainly ढूंढे, क्या? That what is needed to be known. हमें जानना क्या है? एक केस आया मेरे सामने, ठीक है? उसमें मैंने ऐसी क्या चीज ढूंढनी है जो कि उसको ठीक करने में मेरी मदद करे, ठीक है? All the physician to ascertain what is necessary to be known. कौन सी जानकारी जरूरी है पूरे केस में जो कि इन ऑर्डर टू क्योर द डिजीज, ठीक है ना? पूरे केस में ऐसी कौन सी जानकारी है जो जरूरी है और वो मैंने ढूंढनी कैसे? टू ascertain, ascertain means to find out for certain, ठीक है ना? मैं उसको certainly ढूंढना कैसे है? एक ना हमेशा दिमाग में बात रखनी है, किसी भी पेशेंट को, किसी भी एक ये चीज बड़ी अंदर तक डीपली इस चीज को समझना है और इसको अपना लेना है अपने अंदर कि जो भी चीज, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें एक पेशेंट को ठीक करने के लिए चाहिए वो एक केस में मिल जाती है, कोई इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। इट इज ऑलवेज देयर, जो भी उसको ठीक करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना? कभी किसी की मेडिसिन नहीं मिलती, कभी कोई क्योर नहीं होता, कभी रिजल्ट नहीं आता पॉजिटिव, तो ये नहीं सोचना कि मैं पेशेंट ने कम बताया या मेरे को इन्फॉर्मेशन कम मिली है या केस ही पूरा नहीं था, नहीं, ये चीज दिमाग में कभी लेके नहीं, क्योंकि ये चीज ना एक एक्सक्यूज बन जाती है, किस चीज का एक्सक्यूज के फिर दोबारा वही चीज रिपीट करने का। तो कभी भी ये नहीं दिमाग में लेके आना भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन है वहां, उसको ठीक करने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए दैट इज बेसिकली अवेलेबल इन दैट केस, ये हमेशा दिमाग में रखना, हमेशा, ठीक है ना? एंड हाउ इज द फिजिशियन टू ascertain व्हाट इज नेसेसरी? अभी हमने सिर्फ ये सीखा कि उसको ढूंढना कैसे, टू फाइंड आउट फॉर सर्टेन, उसको ढूंढना कैसे है आपस में। हाउ इज टू गेन अ नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अडेप्टेड फॉर द क्योर ऑफ नेचुरल डिजीज, ठीक है ना? द पैथोजेनेटिक पावर्स ऑफ द मेडिसिन, इनकी नॉलेज कैसे लेनी है? किन चीजों की नॉलेज? मेडिसिन की नॉलेज, ठीक है? क्यों उनमें क्या क्या पैथोजेनेटिक पावर, क्या क्या क्योर करने की पावर, कौन कौन से नेचुरल डिजीज, कौन कौन से सिम्टम क्योर करने की पावर है, उसकी नॉलेज हमने कैसे लेनी है? व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग दीज आर्टिफिशियल मॉडिफिक एजेंट, मेडिसिन फॉर क्योर ऑफ नेचुरल डिजीज। और ये जो मेडिसिन है इनको एम्प्लॉय करने का, इनको देने का सबसे सुटेबल तरीका क्या है ताकि जो नेचुरल डिजीज है उसका क्योर हो जाए? ये 3 पॉइंट हमने आगे के एफोरिज्म्स में समझनी है। 72 विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हाउ टू फाइंड आउट फॉर सर्टेन व्हाट इज नीडेड टू बी नोन टू द क्योर द डिजीज, ठीक है ना? वो जानकारी कैसे हासिल करनी है उसके लिए द फॉलोइंग विल सर्व एज अ जनरल प्रिलिमिनरी व्यू, एक प्रिलिमिनरी, एक ब्रीफ में एक व्यू बता रहे हैं, ठीक है ना? डिटेल में आगे आएगा, ये एक जनरल एक एफोरिज्म है, उसको एक प्रिलिमिनरी व्यू के लिए। The diseases to which man is liable are either rapid morbid processes of the abnormally deranged vital force, ठीक है ना? 2 तरह की डिजीज है, एक तो है which have tendency to finish their course more or less quickly, ठीक है ना? एक टेंडेंसी है अपना कोर्स को जल्दी या थोड़ा सा लेस क्विकली, क्विकली होगा लेकिन 1-2 दिन में या 5-7 दिन में या 10-12 दिन में, ठीक है ना? बट ऑलवेज इन अ मॉडरेट टाइम, एक मॉडरेट टाइम लिमिट में, उसका जो कोर्स है, उसके जो सिम्टम्स है वो आएंगे, वो डेवलप होंगे और वो चले जाएंगे। दीज आर टर्म्ड एक्यूट डिजीज, इनको हम एक्यूट डिजीज का नाम देते हैं और दे आर डिजीजेस और सच अ करेक्टर। या फिर दूसरी तरह की कौन सी डिजीज है, उनका करेक्टर क्या है? दैट विद स्मॉल ऑफन इम्परसेप्टिबल बिगिनिंग, बड़ी इनकी जो बिगिनिंग है, ठीक है ना, इट इज नॉट सडन जैसे कि एक एक्यूट डिजीज की होती है, बड़ी स्मॉल, बड़ी छोटी, इम्परसेप्टिबल, इम्परसेप्टिबल जो पता ही नहीं लगी कब शुरू हुई। मोस्टली क्रॉनिक डिजीज में पता ही नहीं होता पेशेंट को, अटेंडेंट्स को कि भी हुआ कब है शुरू,
जब वो पूरी तरह से एक रूप ले लेता है प्रचंड, फिर पता लगता है कि भी अभी ये आ गई बीमारी। डायनेमिकली डीरेंज, ठीक है ना। और डीरेंज कैसे करिए? डायनेमिक वे में। द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक डायनेमिक वे में उसको कम करना है, ठीक है ना। देर डीरेंजिंग इट इन अ डायनेमिक वे, ये दूसरी चीज। ईच इन इट्स ओन पेकुलियर मैनर, ये तीसरी चीज कि उनका हर किसी का एक पेकुलियर मैनर है। डायनेमिकली डीरेंज, इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। 3-4 दिन पहले एक पेशेंट का केस लिया गया। he was basically suffering from severe insomnia, ठीक है ना। स्लीपलेस रहती, नींद नहीं आती, डिप्रेस्ड रहता था, स्टमक की कुछ ट्रबल्स थी, एंड और 3-4 उसके कंप्लेंट। अभी वो कनाडा में रह रहा है, जो कि आधा पंजाब रह रहा है, ठीक है ना। तो अभी राइट नाउ इन कनाडा, इज 29 years old। अब उसकी हिस्ट्री में क्या मिल रहा है, पहले हम बात करें एक फिजिकल पार्ट की, बाद में बात करेंगे मैटर की, बाद में बात करेंगे। एक डायनेमिकली जो डीरेंज है, डीरेंजमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसकी पहले बात करें। मैंने उसको एक क्वेश्चन पूछा कि अराउंड उसकी 2015-16 में प्रॉब्लम शुरू हुई। तो मैंने कहा ये बताओ, उस टाइम जो क्लिनिक कर रहे हैं डॉक्टर, मैं उनको भी एक सजेस्ट करूंगा, सलाह दूंगा कि ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछिए आप पेशेंट को ना, अराउंड जब उनकी मेजर प्रॉब्लम शुरू हो। क्या कि व्हाट वर योर डिसअपॉइंटमेंट, आपकी उस समय डिसअपॉइंटमेंट या दुख, ठीक है ना, या कोई किसी तरह की फेलियर, इनका क्या कुछ हुआ उस टाइम पे ऐसा जो आपने महसूस किया, ठीक है ना। सो ये केम अप विद के मैं एक्चुअली आई वाज वेरी वेरी गुड इन स्पोर्ट्स शुरू से, ठीक है ना। मतलब मैं 3 गेम्स करता था, टेनिस, क्रिकेट एंड एथलेटिक्स, ये 3 गेम करता था और मैं बहुत ही अच्छा था। हाँ, आई वॉज वेरी गुड इन क्रिकेट, आई वॉज अ बॉलर। तो +1 +2 में जब हमारी बॉलिंग स्पीड देखी जाती थी, जनरली जो लड़कों की थी वो 120 के राउंड होती थी, एंड आई वॉज बॉलिंग एट 130+ एट दैट टाइम, जो कि आराम से मेरी 140 तक चली जाती है आगे, अगर मैं उसको रिज्यूम करता। उसके बारे में बात कर रहे हैं क्यों नहीं की उसने, अगर रिज्यूम करता बहुत अच्छी होने की मेरी। तो मतलब बहुत टूर्नामेंट जीते शुरू से, बहुत गेम की। और टेनिस फिर बोला कि मैंने टेनिस भी लिया +1 में, और +2 तक बोला कि मैं इस काबिल बन गया था कि मैं स्टेट लेवल भी खिलाया था 1 साल में। और मेरे सब कोचेस मेरे बारे में बोलते कि तूने बहुत ही जल्दी सीखा, इतनी जल्दी कोई सीखता ही नहीं गेम पहली बार लेके। सो ही वाज वेरी गुड इन दैट थिंग। देन ही वेंट टू कॉलेज। कॉलेज में गया, वहां पे वो बोल रहा कि मेरा मन था गर्लफ्रेंड बनाने का, तो मुझे एक लड़की अच्छी लगी, उसके साथ मेरी फ्रेंडशिप हुई। लेकिन एक और लड़का था जो चाहता था उसके साथ उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना, और उस चीज में वो जो लड़की वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। अब उसी टाइम कोइंसिडेंटली, क्योंकि हम जब भी चीज को नोट करते हैं तो वी कीप अ रिकॉर्ड के भी टाइमलाइन क्या थी उस चीज की। उसी टाइमलाइन में जब ये सब इवेंट हुए, ठीक है ना, ही स्टार्टेड फर्स्ट गेटिंग अफेक्टेड विद टाइफाइड। उसको पहली बार टाइफाइड हुआ उस टाइम। और मेरे को टाइफाइड हुआ, मेरा एकदम से 7-8 किलो वेट रिड्यूस हो गया उस टाइफाइड के बाद, या ड्यूरिंग दैट टाइफाइड। बोन पेन वो लगे, बाकी के सिम्टम तो काफी देर तक रहे, मेरी गेम भी पीछे रह गई। और अब चलो फिर मैं ठीक हुआ बीमारी से, टाइफाइड से, फिर मैंने गेम रिज्यूम की, बट आई वॉज नॉट गुड एट गेम आफ्टर दैट। मैं कोई अच्छा नहीं था, मेरा मन ही नहीं लगता था, मेरा मन ही इस चीज में था कि भाई ऐसे ही मेरे साथ कैसे हो गया। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है। क्या समझने वाली है? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन अफेक्टेड। अफेक्ट क्या हुआ उसका, ठीक है। तो उसने फिर, मैंने उसको और पूछा कि भाई आपको क्या लगा भी उस चीज में, क्या अफेक्ट हो गया एकदम, इतना क्यों अफेक्ट हो? बोला कि मैं शुरू से, मेरे को सोचा ही नहीं था कि मेरे को कोई ना कर देगा ऐसे। मतलब मैं आज तक कभी हारा ही नहीं जीवन में। मैंने कोई गेम ली,
थोड़ा स्टडीज में भी मैं आई वॉज वेरी गुड शुरू से। हाँ, मैंने कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने कोई चीज चाहिए हो और वो मेरे को ना मिले। बोला मैं बॉलिंग भी करता था, मैंने अगर सोच लिया कि बैट्समैन को आउट करना हो, करूंगा ही करूंगा उसको, वो होगा ही होगा। तो गेम जीतने का मन है अगर ठान ले तो जीतते ही जीतता था मैं। वो पहली बार हुआ मेरे साथ एंड इट वाज वेरी एम्बेरसिंग फॉर मी। द वर्ड ही यूज्ड वाज एम्बेरसिंग फॉर मी। ये अब देखो, ये एक डायनामिक प्रोसेस चल रहा है, कोई फिजिकल नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी कोई फिजिकल चीज उसको अफेक्ट नहीं कर रही, किसी ने मारा पीटा नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कोई खाने में कुछ नहीं हुआ, टाइफाइड कोई ऐसा खा लिया नहीं, कुछ नहीं हुआ उसके साथ। बट ही गॉट फर्स्ट फेलियर ऑफ हिज लाइफ, पहला फेलियर मिला उसको जीवन में उस साइड पे आके। एंड नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस फेलियर ने उसको कैसे इफेक्ट किया। आप कभी भी ऐसे डिटेल में किसी भी इंसान की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करोगे, उसकी माइंड साइकोलॉजी को समझना, ये नहीं कि साइकोलॉजी की बुक्स उठा लो, ठीक है, चलो ठीक है, दे कैन बी हेल्पफुल, लेकिन वो एक बुकिश लैंग्वेज है, वो एक डिफाइंड लैंग्वेज है, एक डेफिनेशन है जो काफी समय से चली आ रही है, वैसी लिखी है, ठीक है ना। साइकोलॉजी में इंसान को समझो, आपके सामने कोई इंसान बैठा है, आपके साथ, आप किसी के साथ बात कर रहे हो, उसको समझो, बात को समझो, उसके बात करने के ढंग को समझो। कोई पेशेंट आपके कैबिन में है, वो बैठा है, आप बैठे थे, वो ऐसे ऐसे उसके हाथ चल रहे हैं, आज आया एक पेशेंट, हालांकि वो तो अपनी ही वॉज अटेंडेंट, बेटी की मेडिसिन लेने आए, बेटी भी बेचारी बड़ी एंशियस, और वो फादर ऐसे कॉन्स्टेंटली उसके हाथ चल रहे हैं, ऐसे 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 करके, कॉन्स्टेंटली ऐसे ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे करके कॉन्स्टेंटली उसके हाथ चल रहे हैं। ये कुछ बताता है उसकी साइकोलॉजी के बारे में। कोई डायनेमिक डीअरेंजमेंट है अंदर जो उसके हाथों को ऐसे चलने के लिए मजबूर कर रही है, कैन नॉट कंट्रोल इट, अपने आप में कंट्रोल नहीं है, है ना? तो whenever the ego is affected, ego एक बड़ी बेसिक चीज है जिसके ऊपर हमारी बीमारी बनती है, जिसके ऊपर हमारी बीमारी की डेवलपमेंट होती है, हमारी ईगो। ईगो ये नहीं कि कोई हॉटी होगा तो ही ईगो है, नहीं। अगर कोई इंसान है बड़ा दुखी है, वो भी ईगोइस्टिक है। एक दुखी इंसान को जाके पूछो भी क्या हुआ, वो आपको अपना दुख ऐसे बयान करेगा जैसे उसके बड़ा कोई दुख नहीं है। वो भी अपना दुख भी ऐसे बयान करता है कि मेरे से बड़ा दुखी नहीं है कोई दुनिया में। एक कोई लड़की है, उसके दोस्तों ने उसको कहीं पे बुलाया नहीं, किसी बर्थडे पार्टी थी, बुलाया नहीं है, मायूस हुई। उन्हीं दिनों में उसके बॉयफ्रेंड का जो ट्रीटमेंट था उसके साथ वो भी अच्छा नहीं था, और बुरा लगा। उसको कोई कपड़े चाहिए थे, वो मम्मी डैडी ने दिलाए नहीं, उसको और बुरा लगा। और तीन चार चीजें मिलके इतनी बुरी लगी दैट शी स्टार्टेड वीपिंग। और उसने एक दिन रात को वो महसूस हुआ मेरे को भूख नहीं, दुख इतना ज्यादा है कि भूख नहीं है, आज मैंने खाना नहीं खाना। उसी कंपेरेटिवली एक और बंदा है, एक ऐसा बंदा जिसको खाना मिला ही नहीं खाने को, रात को मिला नहीं उसको बेचारे को, पैसे नहीं थे, खाना नहीं मिला खाने, लेकिन वो इस उम्मीद में सोचा कि चलो शायद कल मिल जाए। अब देखा जाए तो दुख किसका बड़ा है, देर इज नो क्वांटिफिकेशन ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी दुख की क्वांटिफिकेशन नहीं भी, इसका बड़ा उसका बड़ा नहीं। लेकिन उसके लिए उसकी ईगो बता रही कि तेरे से बड़ा दुख नहीं है किसी का, मैं बहुत दुखी हूं, आप मेरी बात को नहीं समझ सकते, आप मेरे दुख को नहीं समझ सकते। ये भी एक ईगो का पार्ट है, ये भी एक ईगो का कोशिएंट है कि तेरे समझ में नहीं आने वाली बात। बोलता ना कि तू बच्चा भी अभी तेरे को नहीं समझ में आएगा, ये भी उसी ईगो का क्वेश्चन है, तेरे समझ में आने वाली बात नहीं, मेरा दुख तेरे समझ में नहीं आएगा, और वो आएगा भी नहीं कि इसमें दुखी होने वाली क्या बात है, ये नहीं आएगा। लेकिन हमारी ईगो हमें क्या बोलती है कि भाई इससे बड़ा कोई है नहीं दुख,
या मेरी इतनी बेइज्जती हुई, इतनी तो किसी की हुई ही नहीं। इसमें भी हमें एक ईगो आया थी, मेरी जितनी जितनी मेरी बेइज्जती हुई उतनी किसी की हुई नहीं कभी, तो मैं इसलिए दुखी हूँ। तो ईगो डज नॉट ओनली डिफाइन कि एक अच्छी चीज है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत शार्प हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत, अब रिस्पॉन्सिबल बंदा है कोई, ब्यूटीफुल बंदा, वो भी दुखी ही है, लेकिन उसमें भी ईगो है। उसने 10 काम कर लिए, बोला जी मैंने तो आज जितनी जिम्मेवारियां मैं संभाले तो कोई संभालते ही नहीं घर में, ये भी उसकी ईगो है। जितना मुझे ध्यान रखना पड़ता है कोई रखता ही नहीं करता, जितनी केयर मैं करता हूँ किसी को करते, एवरीथिंग इज बेसिकली, हम जैसे भी खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे भी खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन अवर ईगो। और ये एक डायनेमिक अफेक्शन है, बाहर से नहीं आ रही, ये हम बना रहे हैं अंदर, शुरू से बनती आ रही है। कुछ लोगों की हेल्प से बनी, पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन आज एक बच्ची आई, वो न्यू केस था, तो मैम को दिखा रही है, और मम्मी फोन दो, मम्मी उसके बारे में कुछ बता रही है, बीच में बोलती रह रही है, मम्मी फोन दो मेरे को, फोन दो मम्मी मेरे को, फोन दो मम्मी, मम्मी फोन दो मेरे को, मम्मी फोन दो मेरे को। अराउंड 6-7 साल की रही होगी बच्ची। वो बोल रही बस कर, दे देती हूँ, रुक जा रुक जा रुक जा। अच्छा, मदर को क्या लग रहा है कि इसको गेम खेलने के लिए, तो कान में जाके धीरे से कुछ बोला उसने, उसने निकाल के फोन दे दिया। उसने फोन खोला, फोटोज निकाली और मैम को दिखा रही है, ये देखो मेरी पेंटिंग कितनी अच्छी है। बच्चे के मन में क्या है कि मैं दिखाऊं कि मेरी पेंटिंग कितनी, क्यों दिखा रही है, वो किस चीज की दिखा रही है, एप्रिसिएशन के लिए। और छोटी 6-7 साल की बच्ची में भी ईगो डेवलप हो गई है, विच रिक्वायर्स एप्रिसिएशन फ्रॉम अदर, लोगों से एप्रिसिएशन की डिमांड है। ये आजकल इस पे एक जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, लाइक्स का, मेरी फोटो पे कितनी लाइक है, अच्छा 50 आई उदास है, 60 हो गई तो खुश है। कंपैरिजन है ना, उसको कितनी मिली, उसको कितनी मिली। एक ऐसे एक कोई 22-23 साल की लड़की, और बेचारी इसीलिए दुखी हो जाती कि मेरी फोटो पे आज लाइक नहीं आए, मैंने आज फोटो डाली। वो अगली बार फिर और कुछ करना की कोशिश करती हुई लाइक मिले, काइंड ऑफ एक हम उस डायनेमिक डीरेंजमेंट में हैं जहां पे हर कोई किसी ना किसी तरीके से अपनी ईगो के हिसाब से कुछ ना कुछ कर रहा है। ईगो हमेशा अप में नहीं होती, डाउन में भी होती है, ऊपर की तरफ नहीं होती हमेशा, ये नीचे भी होती है। नीचे का मतलब ये नहीं ईगो कम है, नहीं, वो एक पैसिव वे है टू शो योर ईगो, टू शो अवर ईगो, एक पैसिव वे है हमारा। मैं लोगों का कितना करता हूं, कितना, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ कितना, कौन कौन कर लेगा कितना, कौन कितना कर लेगा, आप कितनी की हेल्प कर लोगे किसी की, कितनी इज सफिशिएंट, आप कहां पे जाके आप सोच सकते हो भी ये सफिशिएंट है, उसके आगे भी किसी ने की होगी। लेकिन हम हमारी जितनी भी आ, एक बोलिए कि किसी भी चीज को बताने का तरीका है क्वांटिफिकेशन। और तू मुझे कितना प्यार करती, व्हाट इज कितना, कौन बता सकता है कि कितना, 5 किलो, 10 मीटर, 5 किलोमीटर, कितना क्या होता है। दीज आर क्वालिटीज, हेल्पिंग इज अ क्वालिटी, आइदर यू हेल्प और यू डोंट, एक क्वालिटी है, उसकी कोई क्वांटिफिकेशन तो हो नहीं सकती। प्यार है वो एक क्वालिटी है, लेकिन हमारी ईगो उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करती है, कितना, तो किसको ज्यादा पसंद करता है, उसको कि मेरे को, ये आपको पसंद करता है, दोनों को करता है। उसके दो दोस्त हैं, दोनों को पसंद करता है, दोनों में कुछ ना कुछ क्वालिटीज है जो उसको अच्छी लगती है, ठीक है ना। सो दिस इज बेसिकली अ डाइट, हमारी जो ईगो है। आप पेशेंट में अगर कभी जब इस चीज का ध्यान रखिए, जब वो बोलते हैं चीजों को आराम से बैठ के सुनो, ठीक है ना। हियरिंग आगे आएगा भी कि नेवर इंटरप्ट अ पेशेंट व्हेन दे आर टेलिंग समथिंग, कोई इंटरप्ट नहीं करना जब तक कोई हेवाई ना कहीं चले जाए। क्यों, सुनना भी एक कला है, क्वेश्चन पूछने जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन पूछ के सुनना जो है वो एक कला है। आप चुप करके सुनिए उनकी बातों को,
वो बताएंगे आपको बातों बातों में, जितना मर्जी इंट्रोवर्ट है वो भी बता देगा आपको, अपने किसी ना किसी एक्शन से, बिहेवियर से आपको वो इन्फॉर्मेशन देके जाएगी, ठीक है ना। सो दीज आर बेसिकली ये डायनेमिसिटी जो है हमारे अंदर है, चलती आ रही है हमारे अंदर। हमने पहले जब सोरा किया था तब भी इसके बारे में बात की थी। दिस बेसिकली सेपरेट्स अस फ्रॉम अवर सेल्फ, दिस इज अवर फर्स्ट कन्फ्लिक्ट। हम बोलते हैं इच से शुरू होती है प्रॉब्लम, वो जो इच है वो सेपरेशन कन्फ्लिक्ट है, हम अपने आप से सेपरेट हो रहे हैं यहाँ पे। मतलब मेरे को बंदा पसंद नहीं है, एक हेटरेड की बात कर लेता हूँ। इसमें एक और बात करेंगे साथ में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आजकल ये चीज ना बड़ी चलती आ रही है और लोग इसमें बहते जा रहे हैं, ठीक है। मेरे को बंदा पसंद नहीं है, ठीक है ना, हेट्रेड है, या मेरे को कोई आजकल जैसे कम्युनलिज्म की बात करें, कास्टिज्म की बात करें, हमें वो बंदे पसंद नहीं है। नफरत कोई सीख के थोड़ी आता है, बच्चा है, छोटा सा बच्चा, उसको क्या पता क्या है, उसमें आइडेंटिटी डेवलप होनी है। तेरा नाम ये है, तेरी ये कास्ट है, तो इस देश का वासी है, या इस शहर का वासी है, इस प्रदेश का वासी है, या ये तेरे रिलीजन है, ये तेरा प्रोफेशन है, ये सब आइडेंटिटीज जुड़नी है हमें आगे जाके। और जितनी वो आइडेंटिटी जुड़ती जाती है उतनी हमारी वो ईगो डेवलप होती है और हम अपने आप से ही दूर होते जाते हैं। अब इसी में एक और चीज ऐड करता हूँ, आजकल ये जो सेल्फ मोटिवेशन या मोटिवेशनल, अब अच्छा ये मेरे को एक बात बताइए, माइक ऑन कर लो सब लोग। ये जो मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं, कोट्स होती हैं, पढ़ते हैं हम, अच्छा लगता है पढ़ के, सुन के अच्छा लगता है, कोई बुक है पढ़ी अच्छी लगी, कितने दिन असर करती है हमारे ऊपर। जिन जिन ने ऐसा कुछ किया है, कोई वीडियो देखी यूट्यूब के ऊपर, क्या संदीप महेश्वर की वीडियो देखी, बड़ा अच्छा लगा है, कितने दिन लगता है वो, कितने दिन रहता है वो जो एक ब्लिस की मूवमेंट है, या वो जो एक एनर्जी की मूवमेंट है, वो कितने टाइम तक रहती है। हाँ जी, कुछ ही टाइम सर, गुड इवनिंग सर, कुछ ही टाइम रहती है। कुछ ही टाइम रहती है, कुछ मिनट रहती है, कुछ के लिए कुछ घंटे रहेगी, कुछ के लिए कुछ दिन रह जाएगी, फिर उसके बाद क्या हो जाता है। टाइम इज नॉर्मल जैसे पहले होता है, फिर वहीं पे हम पहुंच नॉर्मल जाते लाइफ में। हैं। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, वो नॉलेज तो हमें आ गई है, वो चीज तो हमें आ गई, पता तो हमें लग गया बात का, इसलिए मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, हाँ यार ये बात तो पता है हमें, अगर उनको समझाओ ना इस बात के बारे में, देखो ऐसे ऐसे होता है, मोटिवेट, हाँ बात तो पता है हमारी, अगर बात पता है उसका असर क्यों नहीं हो रहा, इसकी वजह से ये जो डायनामिक डीअरेंजमेंट चल रही है अंदर। हम किसी बोले यार तू अपने आप से प्यार कर, चल छोड़ो इसको, अपने आप से तो बात की बात। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, इसका भी जवाब आपने देना है। एक कोई अपने जीवन में, हर इंसान अपने जीवन में एक ऐसा बंदा है जिसको आप पसंद नहीं करते, या पसंद थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, नफरत करते हैं। उसको इमेजिन करो, जो भी है, कोई भी है, कैसा भी है, डजेंट मैटर। मैं अभी आपको बोलूं कि सुनो, उस बंदे को आपको प्यार करना है, उसको प्यार करना है, क्या आप कर पाओगे। उसके साथ प्यार से रहना, प्यार से बात करनी है, या दिल में उसके लिए प्यार रखना है, क्या आप कर पाओगे, बताइए। नो सर। है ये पॉसिबल। एक आदमी, एक इंसान जिसको आप पसंद नहीं कर रहा, नहीं इसको पसंद करो, आप करो पसंद इसको, प्यार करो इसको, प्यार से बात करो, उसके साथ प्यार से रहो, क्या आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे आप। नहीं सर। कैसे होगा, अगर कर भी लोगे वही बात होगी, 10 मिनट कर लोगे, अंदर ले आओगे थोड़ा सा खींच के, थोड़ा जोर लगा के, आधा घंटा, 1 घंटा, फिर उसकी कोई ना कोई बात बुरी लगेगी, फिर यू विल गो बैक टू द सेम थिंग। और जब हम सारा दिन अंदर ही अंदर, जो हमारी ईगो हमें बताती रहती है कि मैं मोटा हूं, मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं लोगों की तरह क्यों नहीं बात कर सकता, मैं लोगों की तरह दोस्त क्यों नहीं बना सकता, मैं इतना इन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है मेरे में, मैं इतना शाई क्यों, मैं इतना टिमिड क्यों हूं, मैं इतना भोला क्यों हूं, वट एवर इट इज, ठीक है ना। एक मिनट, विद्या
ठीक है ना। मैं ये हूं, मैं वो हूं, हमने एक अपने मन में एक डायनामिक रीअरेंजमेंट बनाया हुआ है, लोगों ने हमारे में डाला हुआ है, ये नहीं बोलता, लेकिन एक्सेप्ट तो हमने की। तो इतना कुछ हमने अपने अंदर भरा हुआ है नफरत करने के लिए, अपने आप को, एक सेल्फ हेट्रेड के लिए। अब ये बताओ कि हम खुद से प्यार कैसे कर सकते हैं? जितनी भी ऐसी मोटिवेशनल स्पीच होती है, ये होती है कि अपने आप से प्यार करो। आप देखो अपने अंदर पॉजिटिविटी को, देखो अपने अंदर खुशी को। कितने दिन कर लोगे अपने आप से प्यार? है पॉसिबल? जैसे किसी इंसान को आप नफरत करते हैं, उसको ज्यादा देर प्यार नहीं कर सकते, या प्यारी बातें उसके साथ नहीं कर सकते प्यार। अपने अपने के साथ कैसे करोगे? यू कैन नॉट। कितने दिन कर लोगे? फिर वही बातें आ जाएंगी दिमाग में, फिर वही चीजें दिमाग में आएंगी, फिर वही चीजें आसपास में देखेंगे, और इंसान घूम फिर के वहीं पे पहुंच जाता है। ठीक है, चलो है इसका तरीका, ये नहीं ये जो, लेकिन देयर इज अ वे फॉर इट। यू हैव टू बेसिकली रिमूव और अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हिच मेक यू हेट योरसेल्फ। उनको रिमूव करना जरूरी है, लेकिन वो फिर बात की बात है। लेकिन द थिंग इज दीज थिंग्स डायनेमिकली रीअरेंज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारे अंदर एक सेपरेशन कंफ्लिक्ट लेके आ रहा है, हम सेपरेट हो रहे हैं अपने आप से। आपने कोई हीरो देखा, हीरोइन देखा, यार इसके जैसी बॉडी बनानी, क्यों उसके जैसी क्यों बॉडी बनानी, या उसके जैसा स्किन टोन क्यों लेके आना है? अगेन दिस इज सेपरेशन फ्रॉम वन सेल्फ। ये डायनेमिकल रीअरेंजमेंट में हम देख रहे हैं, कॉन्टेजियस है, आ रहा है वहां से उड़ता उड़ता हमारे अंदर। ठीक है ना, आ रहा है अंदर। सो देख, और एक बार ये अंदर आ गया, फिर ये क्या करता है? ईच इन इट्स ऑन पेकुलियर मैनर। अपना ये इसका हर हर डीअरेंजमेंट का, हर डायनेमिक डीअरेंजमेंट का एक अपना पेकुलियर मैनर है अफेक्ट करने का, उसका एक अपना तरीका है। एंड कॉज इट ग्रेजुअली टू डेविएट फ्रॉम हेल्दी कंडीशन। और ये हमें डेविएट करता है कि हेल्दी कंडीशन में से, in such a way that the automatic life energy called vital force, whose office is to preserve the health, only poses to them at the commencement. अब जो हमारी वाइटल फोर्स है, उसको ये डीरेंज कर रहा है जाके, उसकी जो हेल्दी कंडीशन उसको डीरेंज कर रहा है। और हमने पहले पढ़ के कि वाइटल फोर्स की फंक्शनिंग जो है वो क्या है, कि वो हेल्थ को प्रिजर्व करके रखती है। ठीक है ना, ठीक करने में अपने आप ठीक नहीं कर सकती किसी बीमारी को, उसके लिए उसको एक इंटेलिजेंट फिजिशियन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन जब भी ये कमेंस होती है ऐसी डायनेमिक तो उसको थोड़ा थोड़ा अपोज करती है, ओनली अपोजेस टू देम एट द कमेंसमेंट। जब वो शुरू होती है तो उनको अपोज करती है, एंड ड्यूरिंग देयर प्रोग्रेस, और उनकी जो प्रोग्रेस होती रहती है डायनेमिक अफेक्शन की, इन बीमारियों की, इम्परफेक्ट अनसूटेबल यूजलेस रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है। एक ऐसी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है जो अपने आप में इम्परफेक्ट है, अनसूटेबल है और यूजलेस है, उसको कोई फायदा नहीं है उस रेजिस्टेंस का। क्यों नहीं फायदा? क्योंकि वो जो डायनेमिक अफेक्शन है, इट इज अ मोर स्ट्रॉन्गर डिजीज, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो काम करती कर रही है, कॉन्टिन्यूसली कर रही है। इट इज नॉट समथिंग फ्रॉम विद आउट, इट इज फ्रॉम विद इन, अंदर से है वो तो बाहर से तो है ही नहीं है। बाहर वाली को तो हम रोक लेंगे, चल भाई अपनी जगह चेंज कर ले, या मौसम ठीक हो गया ठीक है, या कुछ लोगों से दूर हो जाओ। अपने आप से दूर कहां से हो जाएगा इंसान, कहां पे भाग जाएगा अपने आप से? useless resistance. So this is basically useless resistance, but is unable of itself to extinguish them. लेकिन extinguish फिर भी नहीं कर पाती अपने आप से। It is unable of itself. Vital force is unable of itself to extinguish them. Extinguish नहीं कर सकती, but must helplessly suffer. लेकिन बिना हेल्प के वो बेचारी सफर करती रहती है। Them to spread it, और उनको स्प्रेड होने देती है बीमारियों को। Itself to be ever more and more abnormally deranged. ठीक है ना, और इसी की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो और ज्यादा डीरेंज होता जा रहा है, अनटिल एट द लेंथ, तब तक होता है द ऑर्गेनिज्म इज डिस्ट्रॉयड, जब तक ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। इनको हम बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज। ये क्रॉनिक डिजीज है, दे आर कॉज्ड बाय डायनेमिक इन्फेक्शन विद अ क्रॉनिक मियाजम। एक डायनेमिक इन्फेक्शन मिल रही है क्रॉनिक मियाजम से, ठीक है ना, यही क्रॉनिक मियाजम, जैसे मैंने अभी आपको उसका बताया। अब उसकी स्टोरी बीच में रहेगी बेचारे की। अच्छा वो, हाँ पेशेंट का अभी क्या हुआ, देखो कैसे क्रॉनिक मियाजम डेवलप होता है। टाइफाइड हुआ पहली बार, ठीक हुआ थोड़ा सा, चलो गेम वगैरह शुरू की, लेकिन गेम अभी इतनी अच्छी नहीं लगती थी,
और फेलियर मिला और एम्बेरसमेंट मिली। ये बात है अराउंड 2014-15 की। फिर वो बोला कि गर्लफ्रेंड तो बनानी है, तो उसने एक और लड़की पसंद की, लेकिन वो जो लड़की थी उसका पहले से बॉयफ्रेंड था। तो इसने सोचा कि चल है तो कोई बात नहीं, शायद ये उसके साथ तोड़ के मेरे साथ फ्रेंडशिप कर ले। तो उसने अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर उसके बॉयफ्रेंड को पता लगा, तो इनका फिर से कुछ ना कुछ हो गया एंड ही फेल्ड फॉर द सेकंड टाइम। दूसरा बार हो गया ये। इसके बाद इसकी नींद डिस्टर्ब होनी शुरू होगी, थोड़े उदास रहने लग गया, चीजों में मन नहीं लगता था। पहले बहुत अच्छा था पढ़ाई में, अभी पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। देन ही थॉट कि मेरे को बाहर जाना है, मैंने रहने नहीं यहाँ पे। तो ही स्टार्टेड फॉर दैट। बाहर जाने के उस प्रोसेस में जाने से पहले एक और लड़की अच्छी लगी, बोला इसके साथ शादी करनी है, क्योंकि अभी फ्रेंडशिप नहीं होगा, शादी करनी है, शादी करूंगा इसके साथ, ठीक है। लेकिन उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस था वो बहुत ज्यादा था, ये बेचारा फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं था, तो वहां पे भी वो थोड़ी सी रिजेक्शन होगी उसके साथ। एंड ही फाइनली वेंट आउट एंड ही वाज इन अ कंप्लीट स्टेट ऑफ डिप्रेशन। काम में अच्छा हूँ, क्या बोलते, काम में अच्छा हूँ। अब क्या हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसको कुछ समय से सपने आते हैं। क्या सपना आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या सपना आता है, वो बोलता है मेरे को ऐसा सपना था कि मैं नेकेड हूँ, घूम रहा हूँ सड़कों में, अपने कॉलेज में कंटीन में नेकेड घूम रहा हूँ, बिना कपड़ों के घूम रहा हूँ। ये सपना आ रहा है उसको। कि डायनेमिक डीरेंजमेंट की इंटेंसिटी देखिए आप, कहाँ सबकॉन्शियस में वो एम्बेरसमेंट पहुंच गई उसकी, जो पहली बार शुरू हुई थी, वेर ही फेल्ट एम्बेरस्ड कि मेरे को इस लड़की ने ना कर दी, शर्म आई उसको। और वो चीज, उस चीज की इतनी मन के ऊपर रहती है, वो लोग जैसे सपना आ जाता है। जिस दिन सपना आया मेरा पूरा 1-1.5 दिन खराब हो जाता है, मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूँ बैठा, इतना अफेक्ट करता है मेरे को। कभी कभी बोला अगले दिन सोने से भी डर लगता है कि सपना दोबारा ना आ जाए, ऐसा है ना, दोबारा वो सपना ना आ जाए। He's so embarrassed by that thing। नींद इसी वजह से नहीं आती बड़ी बार को, इंसोम्निया बड़ी बार इसी वजह से नहीं होता, इन सपनों की वजह से, ठीक है ना। बोला कि फिर उसने बताया कि जैसे मेरे को अभी तो ऐसा भी लगा जैसे मेरे को परसों सपना आया ऑफ बीइंग नेकेड। कल मैं चलता जा रहा था रास्ते में और मेरे को एकदम से ऐसा लगा मैं सच्ची में हूँ, रियलिटी में भी। और फिर मैंने ऐसे हाथ लगा के नीचे देखा कि नहीं नहीं मैंने डाला हुआ है लोअर को। यहाँ तक अभी उसका जो माइंड है वो इफेक्ट होना शुरू हो गया। कहाँ से शुरू हुआ वो, वेरी गुड थे पर्सन, ईगो थी उसको, मेरे को कोई हरा ही नहीं सकता, और उस पहली हार ने उसको एक एम्बेरस्ड स्टेट में ले गया। दिस इज हाउ दिस डायनेमिक अफेक्शन वर्क। अब ये कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है, बाहर से आई हुई चीज नहीं है। अच्छा अब पहले तो एक बात बताइए, क्या हम इसमें लव डिसअपॉइंटमेंट ले सकते हैं? इसको भी थोड़ा कर लेंगे बात। He was disappointed 3 times in love. Is this a love disappointment? No, sir. क्यों नहीं, क्यों नहीं ले सकते? रिजेक्शन है। Ego hurt हुआ है। हाँ, उसको गर्लफ्रेंड ट्रॉफी की तरह चाहिए थी, जैसे वो ट्रॉफियां जीतता रहा ना शुरू से, बेस्ट बॉलर की, मैच विनर की, वैसे वो ट्रॉफी चाहिए थी उसको कॉलेज के लिए, ट्रॉफी चाहिए थी उसको, उसकी ईगो को बूस्ट करने के लिए। देखा मेरी भी गर्लफ्रेंड है, दिस इज नॉट लव, ये प्यार नहीं है। तो दिस इज नॉट लव डिसअपॉइंटमेंट है, उसकी ईगो हट हुई है आगे बेचारे की, और इतनी हटी कि उसको शर्म आ रही है अभी। ऐसे लोग जनरली उन लोगों को दोबारा फेस भी नहीं कर सकते, यानी ये, और उसने ये भी बोला कि मैं तब से मैं थोड़ा टिमिड भी हो गया हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो गया किसी के साथ बात करने का, किसी के साथ कम्युनिकेट कर, मतलब मैं बड़ा कॉन्फिडेंस पहले। बोला कि सर आज मेरे को अगर कोई मेरे स्कूल का टीचर देखे ना कि मैं कैसा हूँ, बोलो वो पहचान नहीं पाएगा मेरे को कि तू इतना कॉन्फिडेंट, इतना अच्छा प्लेयर, तू इतना पैशन वाला इंसान था, और अभी एकदम से तेरे को क्या हुआ।
कि क्या हुआ तुझे। पैशन हुआ, वो जो जज्बा था वो भी उसकी ईगो की प्रोडक्शन थी, ये भी उसी की ईगो की प्रोडक्शन नहीं है। आज भी उस समय को याद करके अपने आप में अच्छा महसूस करने की कोशिश करता है, हो नहीं पाएगा अभी तक, लेकिन कोशिश करता है कि मैं कितना अच्छा था। ठीक है ना। सो दिस इज नॉट लव डिसअपॉइंटमेंट, दिस इज नॉट डिसअपॉइंटमेंट, दिस इज मोर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, या कह लो कि ईगो के क्रश होने की आवाज है, ये उसके टूटने की आवाज है, टूटी है उसकी ईगो, और ये चीज बड़े डिप्रेसिंग लगा उसको। So this is how the chronic disease basically starts. कैसे स्टार्ट होती है? imperceptible beginning, बड़ी imperceptible beginning है इसकी। ठीक है ना। डायनेमिकली डीरेंज द पर्सन, लिविंग ऑर्गेनिज्म डायनेमिकली डीरेंज हो रहा है अंदर से, ईच इंसान पेकुलियर वे, अपने ही पेकुलियर वे में। और हमेशा याद रखना ये जो चीज है, हाँ ठीक है आप ट्रेस बैक नहीं कर पाते परिवार पीछे को, लेकिन उसका कोई ना कोई अंश आज भी है वहां पे, उसका कोई ना कोई पार्टिकल आज भी है, एग्जिस्ट करेगा उसका आज भी केस में। ठीक है ना। जैसे ये ड्रीम्स ऑफ बीइंग नेकेड है, वो उसकी पूरी कहानी को बयान कर रहा है, वो उसकी एक एम्बैरेसमेंट की इंटेंसिटी को बयान कर रहा है। ठीक है ना। तो वो चीज हमेशा वहां पे होती है। प्लस फिजिकल सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे फिजिकल सिम्टम्स जो चले आ रहे हैं बड़े लंबे समय से, ऑन एंड ऑफ हो चाहे, लेकिन आ रहे हैं। ठीक है ना। और जो अपने आप में एक पिकुलियरली, किसी दिन उसके ऊपर भी बात करेंगे हम, डॉक्टर गोइंगरसन की जो है क्विड भी ना, ठीक है ना, उसके ऊपर भी किसी दिन बात करेंगे। वो मैंने एक्चुअली उसके ऊपर करनी थी बात, इसलिए नहीं की अभी तक कि वो करेंगे जब हम ऑर्गन में केस टेकिंग करेंगे, तो उसकी और इसकी हम मिक्स करके दोनों की बात करेंगे। सो फिजिकल सिम्टम्स, उनमें जो पिकुलियरिटी है, विच इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द डिजीज, विच इज रिप्रेजेंटिंग द इंडिविजुअलिटी ऑफ द डिजीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि वो इसी क्रॉनिक मैथड में से आ रही है। क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ इट्स ओन पेकुलियर वे, उसका एक पेकुलियर वे है अपने आप को दिखाने का। ठीक है ना। पेशेंट आ रहे हैं डॉक्टर साहब, 10 पेशेंट आ रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है जी हमें, है ना, हमने पहले भी एक बार कर लिया, डॉक्टर साहब पेशेंट का है, सिर दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन एक पेशेंट है वो बोलता है जब भी मेरे को सिर दर्द होता है ना, अगर मैं पूरे ठंडे ठंडे पानी में अपना सर डाल लूं, एकदम चैन मिल जाता है मेरे को, अंदर से चैन मिल जाता है। गर्मी हो सर्दी हो, ठंडे पानी में मैं सिर डालूं ना अपना, ये क्या है, एक पिकुलियर वे है उसके डेवलपमेंट का। ये जो पिकुलियरिटी है उस क्रॉनिक मियाज्म को शो कर रही है, उस क्रॉनिक मियाज्म की पिकुलियरिटी को शो कर रही है कि भाई ये दवाई दे दो, ये जो दवाई है ना इसमें ये चीज है। ठीक है। सो दीज आर बेसिकली इंडिकेशन। सो हमने जो समझना है, अगेन वो जो हमारा पहला पार्ट था, हाउ टू फाइंड आउट फॉर सर्टेन व्हाट इज नीडेड टू बी नोन। ठीक है। हमने जानना क्या है, जानना क्या है कि उसकी पिकुलियरिटी क्या है, वो जो क्रॉनिक मियाज्म चल रहा है उसकी पिकुलियरिटी क्या है, वो डायनेमिकली कैसे डीअरेंज कर रहा है इस पेशेंट को। ठीक है ना। इम्परसेप्टिबल बिगिनिंग में हनुमान सर ने पहले बोल दिया कि इम्परसेप्टिबल है, तो बड़ी बार आपको मोस्टली नहीं पता लगेगा भाई कैसे शुरू हुआ। ठीक है ना। हमने ट्रेस किया है 2014 तक ही, लेकिन उसके पहले उसकी जो डायनेमिक इफेक्शन बन रही है इतने सालों से, छोटे होते 3-4 साल की एज में उसको किडनी की भी इन्फ्लामेशन होके हटी है। ठीक है ना। तो वो भी उसका कैसे वो नहीं कर सकते हम पता। ठीक है। लेकिन जो चला आ रहा है तब से, उसकी ईगो का एक पार्ट चला आ रहा है जो आज उसको यहां तक ले आया दैट ही फील्स एम्बैरेस्ड, ही फील्स नेकेड इन हिज ड्रीम। और अभी तो सच में भी ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि कहीं मैं नेकेड तो नहीं। ठीक है ना। इट इज कॉज्ड बाय डायनेमिक इन्फेक्शन विद क्रॉनिक मियाज्म। ठीक है। सो दो तरह की डिजीज है, एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज। ठीक है। और बात करेंगे आगे आगे, जैसे जैसे मियाज्म के बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पे एक्यूट डिजीज के बारे में, एज रिगार्ड एक्यूट डिजीज दे आर आइदर ऑफ सच अ काइंड। ठीक है। अभी यहाँ पे हनीमन सर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि एक्यूट डिजीज की एक ब्रीफिंग दे रहे हैं। ब्रीफिंग का मतलब एक कुछ पार्ट दे रहे हैं किस तरह की एक्यूट डिजीज होती है। As regards acute disease, they are either of such a kind as attack human beings individually. तो जो पहली किस्म है एक्यूट डिजीज की, वो क्या है? ऐसी एक्यूट डिजीज जो हर
किसी को इंडिविजुअली अफेक्ट करती है ना, जनरली बाकियों को नहीं कर रही, लेकिन उसी पर्टिकुलर पेशेंट को एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उसने अफेक्ट किया। The exciting cause being injurious influences, उसके exciting cause क्या होते हैं, कोई ना कोई injurious influence which they were particularly exposed, जिसके लिए वो exposed हुआ। Excessive in food or an insufficient supply of it, बहुत ज्यादा खाना खा लिया या खाना खाने को ही नहीं मिला, ठीक है ना। अगर कल काम बहुत था घर में, सुबह भी नाश्ता नहीं किया, दोपहर को भी खाने को टाइम नहीं मिला, रात को जाके खाया और खाने के बाद नौशिया और ये वॉमिटिंग हेडेक तो पहले से ही हो रहा था मेरे को, और फिर रात को 2-3 वॉमिटिंग्स आई और अभी भी ऐसे फीवरिश लग रहा है। देयर वाज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ इट। और एक्सेसिव इन फूड, शादी में गए थे, ठीक है ना, 25-30 स्टॉल लगे थे और खा लो सब, एक साइड पे गोलगप्पे चल रहे हैं ठंडे ठंडे, दूसरे ऊपर से कॉफी पी ली, फिर जाके आइसक्रीम खा ली, फिर जाके ऊपर से कुछ ना कुछ गर्म गुलाब जामुन खा लिया, एक्सेसिव इन फूड हो गए। अब ये एक बड़ी एक इतनी सी पार्ट से अगर हम चीज को समझें कि एक्सेस और इनसफिशिएंसी दोनों ही तंग करते हैं किसी भी चीज की। कोई भी चीज एक्सेस में है, बहुत ज्यादा हुई है, वो भी तंग करती है, अगर इनसफिशिएंट हुई है वो भी तंग करती है। हैज टू बी इन बैलेंस, जितना हम सह सके, जितना हम बर्दाश्त कर सकें। आजकल एक कुछ हम खाना खाते हैं, हमारा ध्यान नहीं होता खाने की तरफ, पता नहीं लगता कितने खा गए। बड़ी बार कुछ लोग पूछते हैं मैंने कितने रोटी खा ली, मम्मी को पूछ रहे हैं मम्मी रोटी कितनी खा ली, हमें पता नहीं हमने कितना खा लिया, ध्यान ही नहीं, बेहोशी में है, कहीं ना कहीं खोए हुए हैं, ठीक है ना। सो एक्सेसिव इन फूड और एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ इट, कोई भी चीज एक्सेस में है या इनसफिशिएंट है, दोनों ही तंग करती है, कोई भी चीज हो। सिवियर फिजिकल इंप्रेशन, कोई फिजिकल इंप्रेशन, ठीक है ना, जैसे कि चिल, ठंड लग गई, अब ये ठंड के पीछे शीत लहर चली, ठीक है ना, बड़े लोग बीमार हुए उसमें, ठंड लग गई एकदम से। ओवर हीटिंग, गर्मी लग गई ज्यादा, डिसिपेशन, गीले हो गए, स्ट्रेन, किसी चीज को काम किया, कुछ उठाया, ठीक है ना, वो एकदम स्ट्रेन आ गया किसी चीज में, एक्सेट्रा, ऐसा कोई इन्फ्लुएंस। और फिजिकल इरिटेशन, किसी तरह की फिजिकल इरिटेशन हुई, ठीक है ना, कोई शूज डाल लिया ऐसा जो लग रहा है नीचे से, ठीक है ना, कोई चीज ऐसी यूज करे जो लग रही है कहीं पे फिजिकल इरिटेशन हो रही है, या कोई केमिकल ऐसा यूज कर लिया कोई जिससे फिजिकल इरिटेशन हो गई, कोई मेंटल इमोशंस हो गए, कहीं डर गए, कहीं गुस्सा आ गया, या खुशी ज्यादा हो लिए, ठीक है ना, एंड द लाइक। और ऐसे और बड़े आर एक्साइटिंग कॉजेज ऑफ सच एक्यूट फेब्राइल अफेक्शन। ये सब एक्साइटिंग कॉजेज होते हैं ऐसे एक्यूट फेब्राइल अफेक्शन, जहाँ पे कहीं ना कहीं साथ में फीवर आया है, उनकी ये सब चीजें जो हैं वो अफेक्शन हो सकती हैं। अब आगे क्या है इन रियलिटी, लेकिन सच्चाई में क्या है इन रियलिटी, हाउएवर दे आर जनरली ओनली अ ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन ऑफ लेटेंट सोडा। ये एक ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन होता है उसी लेटेंट सोडा का जिससे पेशेंट ऑलरेडी अफेक्टेड है, उसी का ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन होता है। और बड़ी बार, बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट कुछ समय से उसको दवाई दे रहे, कोई काम नहीं कर रही मेडिसिन, ठीक है, कोई सिम्टम्स, ऑल्दो वहां पे है सारी इंफॉर्मेशन, बट देयर इज नो सम, वी आर नॉट काइंड ऑफ फाइंडिंग एनी पिकुलियर सिम्टम्स जहां से उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक मेडिसिन दी जा सके। कोई ऐसा बीच में फीवर आ जाए, ये ऐसा जहां पर ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन और ये लेटेंट सोडा की, उसमें कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, कोई ना कोई ऐसी पिकुलियरिटी आ जाती है उस चीज की, उस एक्यूट डिजीज की, जो कि उसकी क्रॉनिक मेडिसिन के बारे में बता जाती है। क्यों? क्योंकि बेसिकली उसी की लेटेंट सोडा की एक्सप्लोजन है, कोई नई चीज नहीं है। इट इज नॉट अ न्यू एक्यूट मियाज्म, एक्यूट मियाज्म आएगा आगे, इट इज नॉट अ न्यू एक्यूट मियाज्म, बट इट इज जस्ट द ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन ऑफ द लेटेंट सोडा। उस लेटेंट सोडा की एक ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन है, थोड़ा सा फटा वो सोडा, फटा तो क्योंकि वो फटा तो एक आउट ऑफ कंट्रोल उसने सिम्टम दिए, बड़े कंट्रोल में रखे हुए थे उसने छुपा के ना सिम्टम अपने, अब वो फटा है तो उसने बाहर निकाले सिम्टम कुछ समय के लिए एक्यूट डिजीज की फॉर्म में। और वहां से बड़ी बार ऐसा होता है कि पहचान हो जाती है उसकी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की, और बड़े पेशेंट हैं ऐसे जो ठीक हो गए उसके साथ, ठीक है ना। एक जो मेरे को याद है, एक पेशेंट थे, ही वाज अस्थमेटिक पेशेंट है,
ठीक है ना, मेजरली साथ में डायबिटीज वगैरह भी थी उनको, और 3-4 पुराना और भी होंगे, तो पेन वगैरह की ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी। तो ही यूज्ड टू रिस्पॉन्ड वेल टू काली कार्ब, कुछ समय काम किया उसने 1-2 महीने, बट अगेन देन ही वाज प्रिस्क्राइब्ड आर्सेनिक, उसने भी कुछ समय काम किया, और फिर उनको क्या हुआ, बीच में कुछ ऐसा इमोशनल डिस्टर्बेंस हुई जिसकी वजह से उनको फीवर आया। और फीवर में क्या हुआ कि he became very restless, बहुत रेस्टलेस, और उनका मन करता था भागने को, मैं बाहर निकल जाऊं, घर से बाहर निकल जाऊं, घर से बाहर निकल जाऊं, ऐसा रहता था उनका। ही वॉज वेरी रेस्टलेस, इवन जो बाकी के सब थे वो कोशिश करते थे उनको काम किया जाए, अरे नहीं वो काम नहीं हो, लेकिन वीकनेस भी बहुत थी, एंड ही वाज वेरी रेस्टलेस इन दैट ही वांटेड टू हैव वार्म हॉट फूड, जो पहले कभी नहीं मिला उसका, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टेट में मेरे को ना गरम गरम खाना दो, खाने को गरम गरम चाय बना के दो। ही वाज वेरी इरिटेबल, वैसे भी था इरिटेबल तो चलो ठीक है ना, ही वाज इरिटेबल, ही वाज फाइटिंग विद एवरीवन, क्योंकि उनको ऐसे बाहर नहीं जाने देते थे, उनको मेरे को कहीं लेके जाओ, मेरे को यहाँ पे नहीं बैठना है क्या। तो एक दो और सिम्टम थे उनके, मैं एक और सिम्टम थे, बेसिकली पॉइंटेड टुवर्ड्स लाइकोपोडियम उनकी उस स्टेट में मेडिसिन आ रही थी। इट वाज आल्सो अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि बात है अराउंड 6-7 साल पुरानी। तो खैर मैंने तो अपना एक्यूट देख के उनको लाइकोपोडियम दी, और लाइकोपोडियम दी, एंड टू माई एस्टोनिशमेंट, ठीक है ना, ये बाद में चलो जैसे जैसे ऑर्गेनाइज पढ़ी फिर दोबारा से, फिर वो बात यहाँ पे आके ये समझ में आई, टू माई एस्टोनिशमेंट हिज एस्थमा एंड डायबिटीज स्टार्टेड बिकमिंग बेटर। और लाइकोपोडियम के अराउंड 6-7 मंथ्स के एक्शन के अंदर उनकी जो डायबिटिक मेडिसिन थी वो बिल्कुल छूट गई, एंड ब्लड शुगर फास्टिंग वाज अराउंड 140-145, जो कि पहले 240-50 तक भी चली जाती। 140 उनको पहले बता दिया इतनी रहेगी, और धीरे धीरे करके जैसे उसके बारे में बात करेंगे क्यों इतनी रहेगी, बट धीरे धीरे करके उनके जितना भी अस्थमैटिक अटैक्स थे, सबसाइडेड, पेन सबसाइडेड, ठीक है ना, बिल्कुल एक चेंज आ गया उनकी डिस्पोजिशन में एंड एवरीथिंग, ठीक है। फिर ये चीज और ज्यादा दिमाग में, क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाता है उस चीज का, ये जो ट्रांजिएंट एक्सप्लोशन है ये लेटेंट सोडा का, मेनी टाइम्स इट पॉइंट्स यू टुवर्ड द रेमेडी। ऐसे एक और केस था, उसके एक अल्सर आ गया पैर के ऊपर, इरप्शन आ गया एक्यूटली, ऐसे कुछ लगा उसके, एंड द इरप्शन स्टार्टेड, लेकिन उस इरप्शन का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक था कि वो ब्लैकिश था कलर में, बिल्कुल ब्लैक था कलर में, बिल्कुल काला इरप्शन, ठीक है ना। उसने एक पॉइंट आउट किया रेमेडी को, जिसके साथ उसकी बाकी थी भी, ये दो ऐसे मेरे को जो याद है, ठीक है ना। लेकिन उसका कारण क्या है, बिकॉज दे आर द ट्रांजिएंट एक्सप्लोजर, फटा है वहां पे सोरा किसी ना किसी वजह से, क्योंकि वो फटा एक आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है, तो बड़े सिम्टम ऐसे आ गए विच आर रिलेटिंग टू दैट पिकुलियर मियाज्म एट दैट टाइम, ठीक है। और ये बड़ी बार होता है, आप इसके बारे में जो डॉक्टर प्रैक्टिस करें, जो जाएंगे भी प्रैक्टिस करने, बाकी इस चीज को दिमाग में रखेगा कि दीज थिंग्स समटाइम्स बिकम वेरी हेल्पफुल। सो इन रियलिटी क्या है, however they are generally only a transient explosion of latent soda which spontaneously return to its dormant state, और ये अपनी dormant state में भी आ जाती है वापस if the acute disease were not of too violent a character। अगर acute disease ज्यादा violent character की नहीं थी ना, तो अपनी dormant state में आ जाती है, और soon quelled, और कंडीशन भी ठीक हो जाती है। और नेक्स्ट क्या है, well or they are of such a kind, second kind क्या है, as attack several persons at the same time, जो कि कई लोगों को अटैक करती है एक ही समय के ऊपर, here and there, यहाँ वहां जगह जगह पे, स्पोरेडिक डिजीज, ठीक है ना, जिसको हम स्पोरेडिक एक्यूट डिजीज बोलते हैं, बाय मींस ऑफ मेटियोरिक और टेल्यूरिक इन्फ्लुएंसेस, जो हमारे मेटियोरिक कॉस्मिक इन्फ्लुएंसेस हैं, फुल मून हो गया, अमावस हो गई, एक्लिप्स हो गया, सोलर फ्लेयर आ गई, या और तरह की बहुत सारी ऐसी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस जो चलते रहते हैं, बारिश आती है तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज हो जाता है, उससे कोई ट्रबल आ रही है, टेल्यूरिक इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना। मौसम कोई आ गया, उस मौसम के आने से, गर्मी के आने से जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है सॉइल का, लैंड का, वो चेंज हो जाता है। सर्दी में भी वो चेंज हो जाता है, बरसात में। तो ये जो चीजें हैं, या फिर ऐसी कोई और इंजूरियस एजेंट जो कि यहाँ वहां पे काम कर रहे हैं, the susceptibility for being morbidly affected by which is possessed by only a few person। और वो उनको क्यों अफेक्ट करता है? क्योंकि उनमें वो ससेप्टिबिलिटी होती है उससे अफेक्ट होने की, और ससेप्टिबिलिटी इज अगेन ड्यू टू दी क्रॉनिक मियाज्म, तो फिर क्रॉनिक मियाज्म की वजह से, तो ये भी उसी क्रॉनिक मियाज्म का पार्ट है। लेकिन मोस्टली जिनको ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पोरेडिक प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना, वो होती रहती है, हर बार होती हैं ऑलमोस्ट, जब भी कोई वैसा मेटियोरिक, टेल्यूरिक या इंजूरियस इफेक्ट होता है, तो हर बार उनको वो चीज होती है, क्योंकि उनमें वो ससेप्टिबिलिटी उस चीज से इफेक्ट है, विच इज पोजेस्ड बाय ओनली अ फ्यू पर्सन। और एक कुछ ही लोगों में होती है, हर किसी में नहीं होती, कुछ ही लोगों में होती है एट वन टाइम, ठीक है ना। ये भी आगे बोलते हैं कि ये हे फीवर जो होता है, आ जाएगा, कटाई होती है पोलन की वजह से, डस्ट की, ये सब उसी का पार्ट है। These are basically sporadic diseases. Now, allied to these are those diseases in which many persons are attacked. अभी next जो kind है इसी की ऐसी ही, वो क्या है कि जहां पे बहुत सारे लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है with very similar suffering from the same cause। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर लो चाहे इसको, ठीक है ना। वेरी सिमिलर सफरिंग, सफरिंग इज सिमिलर। पोलन हुआ, डस्ट हुई, ठीक है ना, मौसम आया, पोलन की वजह से किसी को जुकाम हुआ, कोराइजा हो रहा है, कहीं और कोई पेशेंट है उसको कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, तीसरा कोई पेशेंट है उसको खांसी शुरू हो गई, चौथा कोई पेशेंट है उसको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है। ऑल हैव डिफरेंट सफरिंग, सबके डिफरेंट सफरिंग है। न्यूमोन आया, किसी को सर दर्द शुरू हो गया, किसी को चक्कर आने शुरू हो गए, किसी को एपिलेप्टिक फिट आ गए, सिमिलर सफरिंग नहीं है, अलग अलग सफरिंग है। यहाँ पे बात हो रही है सिमिलर सफरिंग की, जहाँ पे सफरिंग जो है वो बिल्कुल सिमिलर है और सेम कॉज की वजह से हो रही है, एक ही कॉज है सबका, कॉज अलग अलग नहीं है उस सिमिलर सफरिंग के, कॉज एक ही है। दोज आर नोन एज एपिडेमिक, ये एपिडेमिक एक्यूट डिजीज है। These diseases generally become infectious, contagious, और ये जो डिजीज है ये इन्फेक्शियस हो जाती है, ये कॉन्टेजियस हो जाती है when they prevail among thickly congregated masses, ठीक है ना। जब एक कॉन्ग्रीगेटेड मासेस हैं, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, मोहल्ला है, गांव है, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, वहां पे ये जो चीज है ये अफेक्ट करती है, बड़ी जल्दी इन्फेक्शियस बन जाती है। देंस अराइज फीवर इन ईच इंस्टेंस ऑफ अ पिकुलियर नेचर, और हर इंस्टेंस में जब ये एपिडेमिक आता है एक पिकुलियर नेचर का फीवर आता है, पिकुलियर नेचर होती है उसकी। ये जो नहीं पिछले एपिडेमिक से जो फीवर आया था, जो अफेक्शन जो हो रही है वो एक ही तरह की होगा, हर किसी का पिकुलियर नेचर होगा। एंड बिकॉज द केसेस ऑफ डिजीज हैव एन आइडेंटिकल ओरिजिन, और क्योंकि उन सबका ओरिजिन आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल सेम है, सिमिलर है, सिमिलर भी नहीं, सेम है, आइडेंटिकल है सबका, ठीक है ना, ओरिजिन, दे सेट अप इन ऑल दोज दे अफेक्ट एन आइडेंटिकल मॉर्बिड प्रोसेस, और वो जो सब में एक आइडेंटिकल मॉर्बिड प्रोसेस क्रिएट कर देगा, which when left to itself terminate in a moderate period of time in death or recovery। और इसको अपने आप पे छोड़ दिया जाए, इसको कोई दवाई नहीं दी जाए, लेफ्ट टू इटसेल्फ, तो इसकी जो टर्मिनेशन है कैसे खत्म होता है, या तो डेथ में खत्म हो जाता है कुछ समय में, या रिकवरी में खत्म हो जाता है, ठीक है ना। द कैलेमिटीज ऑफ वॉर, इनंडेशन एंड फेमाइज आर नॉट इनफ्रीक्वेंटली, नॉट इनफ्रीक्वेंटली मतलब फ्रीक्वेंटली, ठीक है ना, अरे मैं करके लिखने का एक तरीका था। कैलेमिटीज ऑफ वॉर, वॉर के टाइम पे जो चीजें होती हैं, जो नुकसान होते हैं, इनंडेशन, ठीक है ना, जो फ्लडिंग हो गई, बाढ़ आ गई, एंड फेमाइनस या सूखा पड़ गया, आर नॉट इनफ्रीक्वेंटली मतलब फ्रीक्वेंटली दे आर एक्साइटिंग कॉजेज एंड प्रोड्यूसर, तो बड़ी फ्रीक्वेंटली ये एक्साइटिंग कॉजेज हो सकते हैं इनके, और प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं इनके। समटाइम्स दे आर पिकुलियर एक्यूट मियाज्म, और बड़ी बार यही जो है समटाइम्स, कई बार यही जो है वो उनके पिकुलियर एक्यूट मियाज्म भी हो जाते हैं, which reoccur in the same manner,
और ये रियकर भी होते हैं बड़ी बार, कई बार, hence known by some traditional name, और इनको हम नाम दे देते हैं कोई ना कोई, which either attack persons but once in a lifetime, जो कि लोगों को एक टाइम पे अफेक्ट करते हैं, once in a lifetime, जैसे कि स्मॉल पॉक्स एक बार हो जाता हो, मीजल्स, whooping cough, the ancient smooth bright red scarlet fever of Sydenham, ठीक है ना, बामसी उनकी कुछ एग्जांपल है जो जीवन में लोग पॉपुलेशन में रिपीट होती जाती है, लेकिन कुछ लोगों को एक ही समय पे अफेक्ट करती हैं और चली जाती है, और सच एज रिकर फ्रीक्वेंटली, और कुछ हैं जो फ्रीक्वेंटली रिकर होते हैं, बार बार होते रहते हैं, इन प्रेटी मच दी सेम मैनर, उसी तरह से उसी मैनर में उन्हीं सिम्टम्स के साथ, द प्लेग ऑफ लिवांट, द येलो फीवर ऑफ द सी कोस्ट एंड द एशियाटिक फॉल्टर। तो जो एपिडेमिक्स ये भी हो गए दो तरह के, एक जो एक बार हुआ जीवन में, और एक जो बार बार कई बार हो जाता है, ठीक है ना, वो जब जब फैलता है तब तब हो जाता है लोग, या इन जनरल पॉपुलेशन, ठीक है। सो दीज आर थ्री मेजर बेसिकली टाइप ऑफ डिजीजेस इन एक्यूट्स, वन इज इंडिविजुअल, सेकंड इज स्पोरेडिक, एंड थर्ड इज एपिडेमिक। फिर एपिडेमिक में दो तरह के हैं, एपिडेमिक व्हिच हैपेंस वंस इन अ लाइफ टाइम एंड एपिडेमिक व्हिच कैन रीअकर फ्रीक्वेंटली, ये भी है, ठीक है ना। तो इनकी क्लासिफिकेशन बड़ी जरूरी है, क्यों, जो पहले दो हैं, पहले दो इंडिविजुअल और स्पोरेडिक, दैट इज बेसिकली ड्यू टू द क्रॉनिक में। तो लास्ट है एपिडेमिक, इट हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्यूट, इसका अलग एक्यूट मैनर होता है। अब ये जो कोरोना हुआ फर्स्ट वेव में, इट वाज नॉट एन एपिडेमिक, क्यों नहीं एपिडेमिक बताइए, मैं बोलता हूँ एपिडेमिक नहीं था, क्यों नहीं था बताइए। जी है? क्यों नहीं था, एपिडेमिक के क्या फैक्टर है? सेम कर लीजिए, माइक कॉज, ऑन कर लीजिए। सेम कॉज और सेम कॉज सेम सफरिंग सर, एपिडेमिक की। सफरिंग सेम होनी चाहिए, पहली चीज तो ये है एपिडेमिक के सिमिलर सफरिंग। अब जो पहली वेव हुई उसमें किसी को कुछ हो रहा है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को लंग की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को सिर्फ फीवर ही हो रहा है, किसी को सिर्फ जुकाम ही हो रहा है, ठीक है ना, हर किसी को डिफरेंट सफरिंग थी, हर किसी को डिफरेंट सफरिंग, तो ये एपिडेमिक नहीं है, सिंपल बाय डेफिनेशन। वो बुक्स में पैथोलॉजी की जो मर्जी डेफिनेशन है एपिडेमिक की, पेंडेमिक की, व्हाटएवर डेमिक इट इज, हमारे जब हमने प्रिस्क्राइब करना है हमने तो इस डेफिनेशन के हिसाब से करना, लेकिन कुछ डॉक्टर ने बना दिया एपिडेमिक की दवाई की, एपिडेमिक है सीएच चला दो दवाई, दैट वाज अ रॉन्ग प्रोसीजर व्हिच बेसिकली वेंट इन वेन, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया। कल परसों की बात है, एक डॉक्टर आए थे लुधियाना से, बात इसी कर रहे थे कि कोरोना टाइम की, कि भाई देयर आर कितनी मेडिसिन जिन्होंने इफेक्ट किया, देयर वाज नॉट अ सिंगल मेडिसिन, बहुत सारी दवाई। बोला कि मैं तो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, उनके बोला कि मेरे एक्सपीरियंस से कम 20-25 दवाइयां थी जो मैं दिया था लोगों को उसमें, 20-25, नॉट अ सिंगल, ये 20-25 दवाइयां देने का कारण ये है, 20-25 मतलब किसी को कोई दवाई, किसी को ये नहीं भी इकट्ठी 20-25 किसी को ब्राइनिया जा रही है, किसी को काली कार्ब दी, किसी को मर्थोल दी, किसी को नेट्रम कार्ब दी, किसी को सल्फर दी, ठीक है ना ऐसे। तो इससे अपने आप में पता लगता है कि इट इज नॉट अ सिमिलर सफरिंग, सफरिंग किसी की भी सिमिलर नहीं थी, किसी का कोई स्फीयर ऑफ एक्शन था, किसी का कोई था, किसी का कोई था, किसी में कोई पिकुलियरिटी, किसी में कोई पिकुलियरिटी, ठीक है ना। सो दिस वाज, दैट वाज नॉट एन एपिडेमिक। लेकिन जैसे जैसे ये थर्ड वेव आई, सम काइंड ऑफ, मैं ये नहीं बोलूंगा यहाँ पे भी सिमिलर थी, नहीं, बट इन सम मासेस, इन सम कॉन्ग्रीगेटेड मासेस, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करता हूँ कि जैसे कोई फैमिली है, उनमें जो अफेक्शन आ रही थी, दैट वाज मोर ऑफ सिमिलर काइंड, ये जरूर देखा गया है। उसके बारे में बात भी करेंगे, एक और बात करूंगा उसके साथ, बात करेंगे प्रोफाइल एक्सेस के बारे में, ये बड़ा एक हॉट टॉपिक बन जाता है होम्योपैथी जब भी आती है ना, उसके बारे में बात करेंगे, व्हाट इज प्रोफाइल एक्सेस इन होम्योपैथी, है भी है कि नहीं है पहले तो बात, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इस थर्ड वेव के आते आते अगर जो डॉक्टर हैं तो उन्होंने भी ये चीज, लेकिन जो
पर्टिकुलर फैमिली है, एक जो एरिया है, ठीक है ना, उनमें जो सिम्टम आ रहे थे वो सिमिलर थे। हाँ, किसी और फैमिली में आ रहे हैं वो जरूरी भी सिमिलर होंगे इनके, लेकिन हाँ, जो पर्टिकुलर फैमिली थी, एक जो छोटा सा कॉन्ग्रीगेटेड मास था, ठीक है ना कॉन्ग्रीगेटेड, सॉरी कहाँ गया, ठीक है ना, among the thickly congregated masses, जो thickly congregated mass थे। अब यहाँ पे थिकली कॉन्ग्रीगेटेड मास वही थे जो बैठे हैं घर पे छुप के, अंदर जा रहा नहीं बाहर, वो कॉन्ग्रीगेटेड मासेस था, इकट्ठे हुए हैं एक जगह पे, ठीक है ना। इन कॉन्ग्रीगेटेड मासेस में इस टाइम जो थर्ड वेव आई है उनमें सिमिलर सिम्टम्स मिले, लेकिन वो बड़े छोटे थे। जैसे फैमिलीज में, एक फैमिली में हुआ तो जो बाकियों को भी हो, दे हैड ऑल द सेम सिम्टम्स, द सेम काइंड ऑफ हायरार्की, लेकिन ऑल ओवर नहीं। तो यहाँ पे भी है नहीं कि जो 10 फैमिली में 10 एक ही दवाई की, नहीं, ये अलग अलग है, लेकिन वो बताते हैं उसके बारे में करते हैं बात, ठीक है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय डेफिनेशन ये कौन सी एक्यूट है, वेदर इट इज एन इंडिविजुअल, वेदर स्पोरेडिक और एन एपिडेमिक, ठीक है ना। जनरली हम जिनको एपिडेमिक, दीज आर बेसिकली स्पोरेडिक डिजीज, ये स्पोरेडिक होती है, कहीं तो किसी को रखें, किसी को रखें, किसी को रखें, ठीक है। अब पहले बात करते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना, सिम्टम्स ऑफ सीरियन रिफ्यूजी। सीरिया में पीछे वॉर होके हटे थे, उसके बाद जितने भी रिफ्यूजी है वहां से भागे लोग, उनमें कुछ कॉमन सिम्टम मिले, बहुत कॉमन सिम्टम मिले, अराउंड 90% सिम्टम्स और 95% बार कि वो सेम ही सिमिलर करेक्टर की उनको कंडीशंस हो रही थी, सिमिलर किस्म के करेक्टर के सिम्टम आ रहे थे, ठीक है ना। सो दिस इज एन एक्यूट मियाज्म, वो भाग रहे हैं एक वॉर से, जान का खतरा है, ठीक है ना, भूख लगी हुई है, खाना नहीं मिल रहा, सेपरेशन हो रही है, एग्जिस्टेंस मौत का डर पड़ा हुआ है, ये एक ही चीज है जो सब महसूस कर रहे हैं उस टाइम, एक ही चीज है, आइडेंटिकल कॉज है, और उसी वजह जो आइडेंटिकल सिम्टम्स हैं वो आ रहे थे। Then उन रिफ्यूजी कैंप्स में इट बिकेम अ एपिडेमिक, उन रिफ्यूजी कैंप्स में चीज एपिडेमिक बन गई वो सिम्टम्स, ठीक है ना। सो दिस इज एन एक्चुअल एपिडेमिक, जिसको हम एक्चुअली एपिडेमिक का नाम दे सकते हैं। अब इसके दो फुटनोट हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो फर्स्ट फुटनोट इज क्या है, द होम्योपैथिक फिजिशियन हु डज नॉट एंटरटेन द फोरगॉन कंक्लूजन डिवाइस्ड बाय द ऑर्डिनरी स्कूल। ऐसा होम्योपैथिक फिजिशियन जो कि ऑर्डिनरी स्कूल मतलब कि जो हमारी पैथोलॉजी है या एलोपैथिक स्कूल है, जो उनके कंक्लूजन बनाए हुए हैं, फोरगॉन मतलब जो भूल जाने चाहिए, ठीक है ना, हु डज नॉट एंटरटेन, जो उनको मानता नहीं है, जो उनके बनाए हुए नाम है या उनके बनाए हुए कंक्लूजन हैं या उनकी बनाई हुई मेथड हैं, उनको नहीं मानता। Who have fixed upon a few names such as fever, besides which, अब जैसे डेंगू है, नाम है डेंगू, ठीक है ना, लेकिन वो होम्योपैथिक फिजिशियन इस नाम को नहीं मानता, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। A few names of such fever beside which mighty nature dare not produce any other, so as to admit of their treating these diseases according to some fixed method। उस डेंगू का एक ही इलाज है, क्या, किसी ना किसी तरह से प्लेटलेट बढ़े, चाहे बड़े ही हुए हैं, उन्होंने दवाई देने के भी आपको एक कुछ ही मेडिसिन है वही देनी है, देयर इज अ फिक्स्ड मेथड जब डेंगू का नाम आ जाए, ठीक है ना, उस नाम के ऊपर बेस्ड मेथड है उसको ट्रीट करने का, सिर्फ नाम के ऊपर, ठीक है ना। डज नॉट एक्नॉलेज द नेम, वो जो होम्योपैथिक फिजिशियन है वो इन नामों को नहीं मानता, डेंगू को, टाइफाइड को, गोल फीवर को, बिलियस फीवर को, टाइफस फीवर को, प्यूट्रिड फीवर को, नर्वस फीवर को, म्यूकस फीवर, बोले क्यों इन नामों को नहीं मानता, उनका उसका इन नामों के साथ कोई लेना देना नहीं, बट ट्रीट्स देम ईच अकॉर्डिंग टू देयर सेवरल पेक्युलियरिटीज। वो क्या करता है, वो हर किसी को ट्रीट करता है होम्योपैथिक फिजिशियन उनकी अपनी पेक्युलियरिटीज के साथ। वो ये नहीं देखता इसको टाइफाइड के लिए दवाई दे दो, कि इसको डेंगू है तो ये डेंगू की दवाई दे दो, नहीं, दिस इज नॉट अ होम्योपैथिक मेथड। पेशेंट आते हैं, बात करते हैं, वो देखो जी वो स्टोर पे ये दवाई मिलती है जी हमें, ये हम लेके आए थे जी डेंगू की दवाई, सेल बढ़ाने की दवाई,
उनको समझाओ कि कुछ नहीं होती ऐसी तो। होम्योपैथी इज अ मेथड, होम्योपैथी की तरफ नाम नहीं है, एक मेथड है दवाई देने का, और जो इस मेथड के हिसाब से दवाई नहीं दे रहा दैट इज नॉट अ होम्योपैथ, वो है ही नहीं होम्योपैथ, वो कह ही नहीं सकता अपने आप को होम्योपैथिक फिजिशियन। सारा एफोरिज्म हमें ये बात बताता है कि जो होम्योपैथिक फिजिशियन है वो इन नामों के ऊपर दवाई नहीं देता, उनको ट्रीट करता है उनकी पेक्युलियरिटीज के हिसाब से, उनकी सेवरल पेक्युलियरिटीज है उनके हिसाब से उनको ट्रीट करता है, उनके क्या सिम्टम आ रहे हैं, पेक्युलियर सिम्टम में क्या आ रहे हैं, हर फीवर के साथ, हर डिजीज के साथ उनको ट्रीट कर रहे हैं। सेकंड फुटनोट टेल सब्सिक्वेंटली, एक एग्जांपल दे रहे हैं, सब्सिक्वेंटली टू द ईयर 1801 अ काइंड ऑफ परप्यूरा मिलियरिस व्हिच केम फ्रॉम द वेस्ट, एक ऐसा परप्यूरा आया वेस्ट की तरफ से, वाज बाय फिजिशियंस कंफाउंडेड विद स्कारलेट फीवर, लेकिन तब के जो फिजिशियन उनको लगा वो स्कारलेट फीवर है। क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने उसकी पेक्युलियरिटी को नहीं देखा, सबसे बड़ी बात। डेंगू हर साल आता है, उसकी हर साल पेक्युलियरिटी अलग होती है, हर पेशेंट में पेक्युलियरिटी अलग होती है उसकी, जिसमें डेंगू पॉजिटिव आता है प्लेटलेट को, हर बार एक नई पेक्युलियरिटी के साथ आता है वो, लेकिन फिर भी डेंगू है, फिर भी डेंगू बेचारा। यार मच्छर बोलता है मैं हर बार नया काम करता हूँ, यार तुम लोग फिर वही नाम देते हो, कोई नया नाम तो दो, ठीक है ना। Which came from the west was by physicians confounded with scarlet fever, सबके physician को लगा भी ये तो scarlet fever हो गया दोबारा, वो था कुछ और। Notwithstanding that they exhibited totally different symptoms, उनको समझ में नहीं है कि इसके तो सिम्टम ही बिल्कुल अलग है उससे, स्कारलेट से। That the later found its prophylactic and curative remedy in belladonna, जिसकी प्रोफाइलैक्टिक और क्यूरेटिव रेमेडी ये हमेशा एक ही होगी, हमेशा एक ही होगी, प्रोफाइलैक्टिक रेमेडी इन सच एपिडेमिक्स एंड क्यूरेटिव रेमेडी, उसमें इसी को आगे एक्सप्लेन करेंगे। इन बेलाडोना बोले जो स्कारलेट फीवर थी उसकी तो बेलाडोना थी, द फॉर्मर इन एक्कोनाइट, जबकि परप्यूरिया मिलियरिस की एक्कोनाइट में मिली। क्यों? क्योंकि उसके सिम्टम बड़े डिफरेंट थे उससे, एंड दैट द फॉर्मर्स वर जनरली नियरली स्पोरेडिक, और जो ये परप्यूरिया मिलियरिस है स्पोरेडिक था, while the later was invariably epidemic, और जो ये अपना ये था बाद वाला ये एपिडेमिक था। Of late years it seems as if the two occasionally joined, लेकिन बाद में क्या हुआ कुछ समय के बाद, it seems ऐसा लग रहा है कि if the two occasionally joined, अगर इन दोनों को ज्वाइन हो गए इनके symptoms to form an eruptive fever of peculiar kind, और एक नया eruptive fever इन्होंने बना दिया, इन दोनों के symptom मिक्स हो गए और नया eruptive fever बन गया of a peculiar kind for which neither the one nor the yet the other remedy alone will be found to be exactly homeopathy। और फिर ऐसा अगर कुछ हो गया तो वहां पे ना तो बेलाडोना काम करेगी ना एक्कोनाइट काम करेगी। बड़ा क्लियर है ये तो चीज, इससे ज्यादा और क्लियर क्या हो जाए कि ठीक है एक फीवर में मैंने बेलाडोना के साथ आराम दिया लोगों को, एक मैंने एक्कोनाइट के साथ दिया, लेकिन अगर कल को कोई नया फीवर आ जाता है जिसमें दोनों के सिम्टम मिक्स हो जाए तो ना तो वहां पे मेरी बेलाडोना काम करेगी ना एक्कोनाइट काम करेगी, वहां पे कोई और दवाई ढूंढनी पड़ेगी हमें होम्योपैथी। इससे क्लियर क्या हो सकती थी समझाने में। इसी में एक और बात करते हैं प्रोफाइलैक्सिस के बारे में, ठीक है। डॉक्टर बोइंग हसन अपनी बुक में इसके बारे में कुछ लिखते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। वो लिखते हैं होम्योपैथी एज द मोस्ट श्योर एंड अप्रूव्ड प्रोफाइलैक्टिक, ठीक है। होम्योपैथी में बड़े श्योर और अप्रूव्ड प्रोफाइलैक्टिक है हमारे, श्योर मतलब काम करेंगे करेंगे, एंड दीज इंडीड आर द वेरी सेम व्हिच हैव द पावर ऑफ हीलिंग दोस डिजीजेस एंड दे हैव डेवलप्ड, और ये वही दवाइयां होंगी जो कि अगर डिजीज डेवलप होगी तो उनको ठीक करेंगे। अभी हनुमान सर ने वही बात बोली, क्या बोली कि found later found its prophylactic and curative remedy, प्रोफाइलैक्टिक भी और क्यूरेटिव रेमेडी भी है वो, ठीक है ना, दोनों ही है बेलाडोना उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में, ठीक है। वही चीज डॉक्टर बोइंग हसन बोल रहे हैं कि these indeed are the very same remedy, वही सेम रेमेडी होती है which have the power of healing those diseases which when they have developed। तो पहली चीज तो प्रोफाइलैक्टिक वही काम कर सकती है जिसने उस डिजीज या उन सिम्टम्स को ठीक किया, ठीक है ना। यहाँ पे कोरोना अभी केस किसी ने ठीक किए भी नहीं थे, प्रोफाइलैक्सिस पहले बता दी। फर्स्ट यू हैव टू क्योर दैट केसेस, जब आपको पता रहता है कि हाँ ये दवाई क्योर कर सकती है उन डिजीज को, देन यू कैन यूज इट एज
प्रोफाइलैक्टिक। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा हो जाता है कि व्हाट इज प्रोफाइलैक्टिक, ठीक है ना। एलोपैथिकली प्रोफाइलैक्टिक जो है या वैक्सीनेशन जो भी है, इट इज अ डिफरेंट थिंग। होम्योपैथिकली प्रोफाइलैक्टिक इज अ डिफरेंट थिंग, इट हैज अ डिफरेंट डेफिनेशन। क्या है? देयरफॉर व्हेन वी फाइंड इन अ फैमिली, एक फैमिली है, अ केस ऑफ इन्फेक्शियस टाइफाइड फीवर, कोई इन्फेक्शियस टाइफाइड फीवर हो गया एक फैमिली में, देयर द सेम रेमेडी व्हिच हैज बीन गिवन द पेशेंट इन अकॉर्डेंस विद हिज सिम्पटम्स। जो हमने किसी पेशेंट को सिम्टम लिए, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको टाइफाइड हुआ एक फैमिली में, ठीक है ना। टाइफाइड शुरू हुआ, पेट में दर्द शुरू हुई पहले, ठीक है, विच वाज अ क्रैम्पिंग पेन। फिर उसको नेक्स्ट डे फीवर शुरू हुआ, फीवर में उसको नौशिया हो रहा है, भूख नहीं लग रही, ठीक है ना। साथ में क्रैम्पिंग पेन कॉन्टिन्यूस रह रही है, पानी की प्यास ज्यादा नहीं लगती। फीवर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक पर्टिकुलर मेडिसिन, फॉर एग्जाम्पल में बोल देते हैं कि कोलोसिंथ की तरफ हमें बताते हैं कि कोलोसिंथ इसकी रेमेडी हो सकती है। हमने उसको कोलोसिंथ दी, वो पेशेंट ठीक हो गया, वो पेशेंट ठीक हो गया, उसको आराम आना शुरू हो गया। will also be sure to protect those in the house from infection। अब ये जो चीज है, ये बाकियों को भी इन्फेक्शन से बचा सकती है, एज इट डिस्ट्रॉयज द नेचुरल डिस्पोजिशन thereto। वो जो एक उस टाइम की डिस्पोजिशन बनी हुई नेचुरल टू इन गेटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम द सेम थिंग, इट विल बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन कब? अब ये देखो, and it will even in the shortest time restore those with whom there may have already been apparent the beginning of the disease। जहां पे अभी सिर्फ स्टार्ट हुई है, मतलब स्टार्ट हो गई है उसी टाइम भी, ठीक है ना। एक पेशेंट था, उसको हमने उसी की बात करें, ठीक है ना। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई पहले दिन, पेट में दर्द शुरू हुई थी, पेट में दर्द शुरू हुई, अगले दिन फीवर हुआ, पेट की दर्द कॉन्टिन्यू हुई, फिर नौशिया, फिर वॉमिट, ठीक है ना। पेट की दर्द, बड़ी क्रैम्पिंग, आगे बेंडिंग फीमेल रेट हो रहा है, वो लूज मोशन लगे हुए हैं, साथ में भूख नहीं लग रही, पसीना बड़ा आ रहा है। हमने कोलोसिन दी, तो ठीक हो गया पेशेंट। फिर उसका छोटा भाई था पेशेंट का, वो बोल रहा है मेरे यार आज पेट में दर्द होनी शुरू, दवा देना बेटा, दवा के कुछ हो ही आराम मिलता है। पहले ही हुआ है, बिगिनिंग हुई है अभी, उसी टाइम अगर उसको कोलोसिन दे दी जाए तो उसको डेवलप होने से रोक देगी उसकी। लेकिन अभी उसमें एक और छोटा भाई है, उसको कोई सिम्टम नहीं आया, अभी आया नहीं, कोई सिम्टम नहीं, 4-5 दिन हो गए ये सब होते हुए घर में, उसको कोई सिम्टम नहीं आया, उसको कोलोसिन नहीं देनी, ये नहीं घर में सबको दे दो ना। जहां पे एक एपरेंट बिगिनिंग हो गई है डिजीज की, हमने पूरी उसकी देख ली है, ठीक है, वो 5-7 दिन के बाद हमारे पास आए थे, ये सब सिम्टम हमारे में आए हैं, हमने कोलोसिन दी थी, वो ठीक हो गया। लेकिन एक दूसरा था घर में ही, दूसरा भाई, उसका भी एपरेंट बिगिनिंग शुरू हुई है, दैट देयर यू हैव टू गिव अ प्रोफाइलैक्सिस। इन होम्योपैथी दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोफाइलैक्सिस, कि हमने उसको डेवलप नहीं होने दिया डिजीज को, उसके पहले स्टेप पे उसको रोक लिया। क्योंकि दिस लास्ट फैक्ट इज दी मोर इंपॉर्टेंट। ये जो लास्ट फैक्ट हम बता रहे हैं एपरेंट बिगिनिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एज दीज फर्स्ट बिगिनिंग आर यूजुअली सो पुअर इन सिम्टम्स, क्योंकि जो बिगिनिंग है वो बड़ी पुअर होती है सिम्टम में। जब शुरू हुई है कोई भी डिजीज, एक्यूट डिजीज जब भी शुरू होती है, इट इज वेरी पुअर इन सिम्टम, वहां पे सिम्टम नहीं होते ज्यादा कुछ। अब एक स्टमक एक है, उससे आप कौन सी दवाई दे दो, और कोई है नहीं सिम्टम, इट हैज टू डेवलप। और एक पेशेंट उसमें डेवलप हुई है, वो डेवलपमेंट हमें दिख रही है कि ऐसे 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 करके ये हायरार्किकली ये स्कीमा था जिसकी तरह ये डेवलप हुई, और इस स्कीमा को अंडरस्टैंड करके हमने इसको कोलोसिन दे दी, कोलोसिन देते पेशेंट ठीक हो गया। अब वही स्कीमा दूसरे में शुरू हो रहा है, बिगिनिंग ही है अभी, और हमने उसी वक्त उसको दे दी, दैट इज द प्रोफाइल। यानी कि सबको दे दो घर में कोलोसिन, ठीक है ना। तो जब हम दूसरे भाई को दे देंगे वो कोलोसिन, तो उसका आगे बढ़ेगा नहीं, वहीं पे ठीक हो जाएगा। तीसरा कोई और था, उनके फादर थे, उनको भी शुरू हुआ, उनको दे दी, वो भी ठीक, लेकिन मदर को नहीं हुआ, तो उनको नहीं देना, तो जरूरत ही नहीं। जरूरत तब है ना जब कोई बीमार हो, कोई सिम्टम है, तब दवाई देनी। ये तो एक हमारा बेसिक फंडा है होम्योपैथी का। ये वाइटल फोर्स जब तंग होती है, जब बीमार होती है, अपने आप को सिम्टम में दिखाना शुरू करती है। एक्यूट में वो सिम्टम बड़े पुअर होते हैं, लेकिन उस टाइम पे कॉन्ग्रीगेटेड मास में आपको ऐसा कुछ दिख जाए कि भी ये तो सब में यही स्कीमा चला आ रहा है, यही चीज चली आ रही है, ठीक है, देन यू कैन फाइंड दैट स्पेसिफिक रेमेडी फॉर दैट एपिडेमिक व्हिच कैन एक्ट एज प्रोफाइलैक्टिक। लेकिन वो जब बेलाडोना दी,
उस स्कारलेट फीवर में, उनको भी जिनमें अभी शुरू ही हुआ, जस्ट स्टार्टेड, बिगिनिंग थी, उसी टाइम बेलाडोना थी उनको। मगर आई मेरे बच्चे को स्कारलेट फीवर आई है, देखो सब इतना, उन्होंने कभी एडवांस स्टेज में पहुंचा हुआ, बेलाडोना ठीक हो गई। अगले दिन मदर आती है, मेरा दूसरा बेटा जी उसको ना जस्ट अभी शुरू हो रहे हैं वही सिम्टम जो बड़े बेटे को थे, उसको उसी टाइम बेलाडोना नहीं, वो उसको हुआ ही नहीं आगे कुछ। दिस इज प्रोफाइलैक्सिस, ये प्रोफाइलैक्सिस है होम्योपैथी में, ठीक है ना। सो यू हैव टू फर्स्ट erase those definitions of epidemic, sporadic diseases of pathological books of that part, जो हमें पैथोलॉजी में या एसपीएम में सिखाई जाती है। ये हमारी डेफिनेशन, जो वहां पे प्रोफाइलैक्सिस की डेफिनेशन बताई जाती है वो हमारी डेफिनेशन है। हमने तो होम्योपैथी के हिसाब से देखा ना मेडिसिन। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गिव अ प्रोफाइलैक्सिस। द लास्ट फैक्ट इज द मोर इंपॉर्टेंट, as these first beginnings are usually so poor in symptoms that no certain choice can be founded on them. इसके ऊपर हम कोई दवाई की चॉइस नहीं बना सकते, बट दी नॉन ओकेजनल कॉज फुली मेक्स अप फॉर व्हाट इट लाइक। लेकिन जो नॉन ओकेजनल कॉज चल रहा है उस फैमिली में, उस एक कॉन्ग्रीगेटेड मास में, वो हमें बता देता है कि भाई क्या इसमें कम है, और हम उसको प्रोफाइलैक्सिस की तरह उसको यूज कर लेते, ठीक है ना। तो अगर आपको पूछे भी होम्योपैथी में प्रोफाइलैक्सिस है, लेकिन हमारी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है प्रोफाइलैक्सिस, हम देते थोड़े अलग तरीके से हैं। हम पहले वाले 70 एफोरिज्म को भूल के सिर्फ 73 के फुटनोट के हिसाब के भी, हाँ वहां पे डॉक्टर ने लिखा प्रोफाइलैक्सिस भी दे सकते हैं, मतलब कि किसी को नहीं भी तो दे दो, नहीं, दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ प्रोफाइलैक्सिस। पहले 70 कैसे भूल जाए जहाँ पे एनिमल सर ने ये लिखा है कि वाइटल फोर्स के बीमार होने का एक ही तरीका है, या उसके अपनी बीमारी को शो करने का एक ही तरीका है, एंड दैट इज सिम्टम। प्रोफाइलैक्सिस जब वो पहला इनिशियल सिम्टम शुरू हुआ, जहाँ में हम पहले नहीं दवाई ढूंढ लग सकते थे, लेकिन अभी हमें पता उसका पूरा स्कीमा भी कैसे कैसे डेवलप होगा है, क्योंकि हमने इसके भाई में देखा, हमने इसके आसपास के लोगों में देखा कि ऐसे ऐसे डेवलप हुई है बीमारी। तो उसमें तो भी शुरुआत है, अभी दे देते हैं इसको तो ठीक हो जाएगा, तो उसमें होगी नहीं डेवलपमेंट उसकी। अब पेशेंट आके बोलते हैं, मैंने अभी रिसेंटली ट्राई किया है एक फैमिली में, वो सिमिलर काइंड ऑफ सफरिंग थी 3 लोगों को, पहले एक को हुई, ठीक है, उसमें तो पूरा एडवांस उन्होंने फोन किया, ही वाज गिवन अ मेडिसिन, ठीक हो गया बिल्कुल। उसकी मदर को नेक्स्ट डे वही चीज शुरू हुई, मैंने उसी टाइम बोल दिया अभी आप मेडिसिन दे दो उसको दी, उसका हुई नहीं आगे। फिर फादर को थोड़े से सिम्टम आए वही स्टार्टिंग वाले, फिर उसको दी, उसको भी नहीं हुआ। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हम वहीं से वापस हो गए, हमारा वो डेवलप नहीं हुआ आगे। दिस इज द प्रोफाइलैक्सिस, ये प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। चलिए एफोरिज्म 74 से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि एक्यूट डिजीज यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ से हमारे क्रॉनिक डिजीज शुरू होंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को दोबारा पढ़िएगा, ये जो 3 एफोरिज्म हमने किए हैं, ठीक है, समझिए इस चीज को, व्हाट आर द एक्यूट डिजीज, व्हाट इज द डायनामिक ऑफ एक्शन, हाउ द डायनामिक ऑफ एक्शन बेसिकली हमारे इस चीज को तंग करती है, हमें कैसे डिजीज रखती है ये चीज, ठीक है जी। अच्छा, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन इस चीज को लेके? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए फिर आज का यहीं पे खत्म करते हैं। कोई बाकी क्वेश्चन होगा आप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। हाँ जी सर, आपने बोला ना कि कोरोना मतलब जैसे अभी एपिडेमिक नहीं है, लेकिन मोस्टली जैसे WHO ने जैसे वो गाइडलाइंस निकाली थी, वो सेम सिम्टम्स निकाले थे और वो कईयों में मिले भी, जैसे फीवर, ब्रेथलेसनेस, फिर उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन की नीड, लंग्स अफेक्टेड होना। तो
काफी लोगों में सेम हुए थे, मतलब काफी लोगों में सेम सिम्टम्स आए थे, तो फिर हम उसको एपिडेमिक कैसे नहीं कंसिडर कर सकते? सेम कैसे थे पहली बात तो, फीवर सिर्फ कफ से ब्रेथलेसनेस होना इज नॉट सेम। सर ड्राई कफ से स्टार्ट होके फीवर। वर देयर एनी अकम्पनिंग सिम्टम्स, जैसे उसी टाइम में सेकेंड वेव की बात कर रहा हूँ मैंने, अराउंड 25-30 केस होंगे तो देखिए, ठीक है ना, रेंजिंग फ्रॉम सिंपल फीवर टू द काइंड यू आर डिफाइनिंग। अब वो ब्रेथलेसनेस वाले कम अराउंड 3-4 केस थे, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वर रनिंग टू हॉस्पिटल, तो 3-4 केस थे। लेकिन ब्रेथलेसनेस में भी बड़ी उनकी डिफरेंशिएशन थी, बड़ी पिकुलरिटी थी, उनकी चेस्ट साउंड में बड़ी पिकुलरिटी थी, उनका पार्ट ऑफ लंग अफेक्टिंग में बड़ी पिकुलरिटी थी, उनके स्पूटम्स में बड़ी पिकुलरिटी थी, किसी में ड्राई था, किसी में स्पूटम निकल रहा, किसी में नहीं निकल रहा। WHO क्या करता है, वो तो अपने हिसाब से बोल रहा है, अपने पहले भी इस बात के बारे में किया है, हाउ दे नेम अ डिजीज इज ऑन द कॉमन पार्ट ऑफ द डिजीज। 10 लोग हैं, उनका कॉमन सिम्टम क्या है, उसके हिसाब से दवाई हम तो अनकॉमन में डील करते हैं। यहाँ पे एपिडेमिक की क्या डेफिनेशन है, दैट द होल प्रोसेस हैज टू बी आइडेंटिकल। क्या वो आइडेंटिकल था सब में ही? हमने जो 10 केस देखे, जितने भी देखे, आपने भी देखे होंगे, अपने घर में देखे होंगे, आसपास में देखे होंगे, क्लिनिक्स में देखे होंगे, अगर आपने 10 केस देखे, क्या आइडेंटिकल था सब में प्रोसेस? अगर वो आइडेंटिकल नहीं है, then it more falls under the sporadic disease. Does not matter कितने लोगों को हुआ, it does not matter कितने लोगों को हुआ, लेकिन अगर वो अलग अलग है प्रोसेस, हाँ ये बोलता हूँ कि many of them have trouble, no doubt in that, लेकिन किसी की रेस्पिरेटरी ट्रबल जो है वो किसी तरह की थी, किसी तरह की, किसी की मैनेजेबल थी, किसी की नॉन मैनेजेबल थी, किसी के स्पूटम की डिफरेंशिएशन थी, किसी के कफ की डिफरेंशिएशन की थी, एमिल्ट्रेशन एग्रेवेशन डिफरेंट थे सबके। वो पिकुलरिटी के ऊपर मेडिसिन गई हैं इस बार, जो आप सेकेंड वेव की बात कर रहे हैं, एग्रावेशन एंड एमिल्ट्रेशन के ऊपर। मेरे को पेशेंट याद है, उसको सांस की दिक्कत थी और वो बोल रही थी कि मेरे को ना बंद कमरे में चाहिए, बिल्कुल बंद कर दो कमरा, हवा नहीं आनी चाहिए, मेरे को आराम मिलता है उसमें। ये जो ऐसी एग्रावेशन है या ऐसी एमिल्ट्रेशन है, ये पिकुलरिटी शो कर रही है उसकी। हाउ कैन वी से कि भाई एक ही तरह की थी? हाँ, अगर 100 के 100 पेशेंट बोलते हैं हमें बंद कमरे में आराम मिलता है, फिर मैं बोलता कि हाँ ये एपिडेमिक, फिर वो एपिडेमिक होता है। WHO क्या डेफिनेशन देता है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, ऑर्गन क्या डेफिनेशन देती है मैं उसके ऊपर ध्यान दूं, ठीक है? हाँ जी, है ना, बोलो। हेलो, हाँ सर। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए, कौन बोला? सर मैं थोड़ा प्लीज ये पूछना चाहूंगा कि जो आप वो पूछ रहे थे डिसअपॉइंट वाली, वो केस रिप्रेजेंट किया, थोड़ा बताया था ना? हाँ जी। हाँ, तो उसमें सर मैं जैसे एक थोड़ा ये कंफर्म करना चाहूंगा कि वो जो सिचुएशन थी वो ऑनर वुंडेड वाली थी, उसमें एम्बेरसमेंट थी, या फेलियर वाली ज्यादा दिख रही थी? ऑनर वुंडेड है, वो ऑनर वुंडेड थी। देखो ऑनर वुंडेड ना एक तो बड़ी अलग सी चीज है। व्हाट इज ऑनर? ऑनर क्या होता है? कि जो उसने अपने लिए मतलब बनाया है, अचीव करके। हम बोलते हैं कि ये आपको ऑनर करना है हमने, क्या मतलब है उसका? हम बोलते हैं किसी को भी उनको सम्मान देना है, ठीक है ना? 10 लोग मिलकर किसी को सम्मान दे रहे हैं, 20 लोग मिलकर किसी को सम्मान दे रहे हैं, 40 लोग मिलकर किसी को सम्मान दे रहे हैं, दैट इज एन ऑनर। ऑल्दो ऑनर बिकम्स अ पार्ट ऑफ अवर ईगो ऑल्सो, लेकिन ये ज्यादा जो ऑनर है वो विदाउट से होता है, बाहर से मिलता है हमें सम्मान, हम उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं उस सम्मान के लिए, ठीक है ना? और फिर वो सम्मान मिलना बंद हो जाए, दैट इज बेसिकली ऑनर वुंडेड। एक मैं मोटा बता रहा हूँ, किसी दिन एग्जांपल के साथ भी बात करेंगे इसके ऊपर, जब रूब्रिक डिफरेंशिएशन करेंगे ना, फिर इसमें क्लियरिटी। यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे इट इज नॉट ऑनर, ठीक है ना, इट इज मोर ऑफ अ फेलियर। अगर हम बात करें उसने क्या महसूस किया,
कि मैं हार गया हूँ, ये जो मैच था मेरे उस लड़के के बीच में, मैं हार गया, कि मैं हार गया मैच। और ये कैसे हो सकता है कि मैं हार गया, मैं तो आज तक कोई हारा ही नहीं मैच, ठीक है ना। उस हार की वजह से उसको एम्बेरसमेंट फील हो गई, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। जैसे होता ना कि कोई बॉलर है, वो बेचारा 3-4 मैच में विकेट नहीं मिली, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, उसको फिर डर लग रहा है कि अगर आज भी ना विकेट मिली, फिर अगर आज भी मैं फेल हो गया फिर, और अब वो लड़का डर रहा है, ठीक है। बट अगेन दिस इज नॉट एलिमेंट फ्रॉम फेलियर, ऐसे नहीं लेना है इसमें, बड़ी छोटी सी चीज है फेलियर। और फेलियर क्या है, वो एक इंसिडेंस है, उसके जीवन में हर बार नहीं हो रही है चीज, या उसके जीवन की एक, बोलते हैं ना कि एक कोर नहीं बन गया फेलियर, ठीक है ना। उसके जीवन का, अभी जैसे पीछे एक पेशेंट आया, वो उसके जीवन का एक कोर बन गया कि मैं कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता जीवन में, ये कोर बन जाता है। यहाँ पे इट इज मोर ऑफ द एम्बेरसमेंट विच ही हैज टू फेस, और वो आज तक वो एम्बेरसमेंट को अपने साथ में लेके घूम रहा है, जो उसके एक सिम्टम में दिख रही है, कहाँ पे, ड्रीम्स ऑफ बीइंग नेकेड में। आज भी वो एम्बेरस हो रहा है सपनों में अपने, असलियत में नहीं है अभी, असलियत में नहीं है वो ऐसे, उसका बहुत अच्छा काम है असलियत में। ही इज अर्निंग वेरी गुड इन कनाडा, अच्छे पैसे कमा रहा है वो, अच्छे दोस्त मिले हुए हैं वहां पे, लेकिन एक अंदर जो है डायनेमिक अरेंजमेंट है, वो क्या है, दैट ही फील के मैं सपनों में नेकेड हूं और एम्बेरस हो रहा हूँ लोगों के साथ, लोग मुझे देख रहे हैं नेकेड घूमते हुए कॉलेज की कैंटीन में, सड़कों में, और हंस रहे हैं मेरे ऊपर, एम्बेरसमेंट फील कर रहे हैं। दैट एम्बेरसमेंट जो उसका एक रिजल्ट था फेलियर का, वो उसके जीवन का कोर बन गया अभी, वो उसके जीवन का कोर बन गया, फेलियर नहीं बना, ना ही ऑनर की कोई पार्ट बना। उल्टा वो तो आज भी बोलता है कि मैं बड़ा अच्छा प्लेयर था, मतलब बहुत ही बढ़िया प्लेयर, कोई उसकी ईगो की डिस्ट्रक्शन नहीं हुई, लेकिन हाँ एम्बेरसमेंट ने उसको नीचे को खींच दिया। So that embarrassment has become the core of the patient. ठीक है? Yes sir, thank you sir. हिना पूछ रही है कि सर एलिमेंट फ्रॉम इन एक्यूट हाउ मच इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जब आप एक्यूट केस टेकिंग लेते हैं, आगे करेंगे भी इसके बारे में, और हम एफोरिज्म 5 में पहले किया है, एक्साइटिंग कॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको मिलना ही मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि अभी रीजन ओरिजिन का तो है, पेशेंट को याद होता है अभी हुआ क्या मेरे साथ, ठीक है ना। अभी रिसेंट ओरिजिन का है तो पेशेंट को पता है कि मेरे साथ हुआ क्या है, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको मिलना ही मिलना चाहिए उसमें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलिए, बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, है ना, उसके ऊपर। क्या इसी के साथ आज इस पार्ट को फिनिश करते हैं, और बड़ी जल्दी फिर मिलेंगे, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे हमारी क्रॉनिक डिजीज को, मियाजम्स को भी समझेंगे इसी में, ठीक है। जैसे जैसे आगे आगे वो चीज आएगी, ठीक है ना, वहीं पे बात करेंगे जो मियाजम्स के बारे में बात किया हमने।